Bismillahirrahmanirrahim. So today we begin with the drugs used in the gastrointestinal disorders. There are many drugs that you have already discussed these drugs in your physiology. आज हम उन drugs के related हम disorders के related drugs को discuss करेंगे. अब ये drugs जो होती हैं हम लोगों ने जिन जिन डिजीजेस के अगेंस्ट डिस्कस करनी है उनको हम वन बाय वन देखेंगे. सबसे पहले जो डिजीज है जिसके अगेंस्ट हम ड्रग पढ़ते हैं वो होती है पेप्टिक अल्सर डिजीज. आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता होगा पेप्टिक अल्सर डिजीज क्या होती है. बेसिकली अल्सर क्या होता है? अल्सर यही होता है कि जो आपकी लाइनिंग होती है, आउटर लाइनिंग होती है जो कि प्रोटेक्ट कर रही होती है आपकी किसी भी चीज को, वो शेड ऑफ हो जाती है. ठीक है. इसी तरह जो पेप्टिक अल्सर है ये बेसिकली जो आपका स्टमक होता है उसके आपको पता है कि उसमें म्यूकोजा की लाइनिंग होती है. ठीक है. ये जो म्यूकोजा की लाइनिंग है ये शेड ऑफ हो जाती है जिसकी वजह से जो स्टमक है इसका इंटरनल पार्ट जो होता है वो एक्सपोज हो जाता है टू द एसिडिक इन्वायरमेंट ऑफ द स्टमक, जिसकी वजह से जो होता है एक अनप्लेजेंट सी कंडीशन डेवलप हो जाती है और जलन वगैरह होती है. इस कंडीशन को कहते हैं पेप्टिक अल्सर. सो स्टमक का म्यूकोजा शेड होने की वजह से स्टमक की जो इंटरनल लाइनिंग एक्सपोज हो जाती है टू द एसिडिक इन्वायरमेंट, इस कंडीशन को कहते हैं पेप्टिक अल्सर. सबसे पहले जो हम ड्रग डिस्कस करेंगे वो हम इनके अगेंस्ट पढ़ेंगे कि पेप्टिक अल्सर को हम किन किन ड्रग से ट्रीट कर सकते हैं. जिस तरह कि हमने हर चैप्टर में देखा कि हम हर चैप्टर में देखते थे कि डिजीजेस हम जैसा कि आप सबको पता है कि हमने बाकी सब चैप्टर्स में भी जब ड्रग्स डिस्कस की थी तो हम लोगों ने उनकी नॉर्मल फिजियोलॉजी देखी थी, उनके ऊपर हम लोगों ने ड्रग को एक्ट करवाया था और इस तरह फिर हम लोगों ने अपनी डिजीज को क्योर किया था. इसी तरह ये जो आज हमने पेप्टिक अल्सर डिजीज को ट्रीट करना है वो भी हम नॉर्मल फिजियोलॉजी से करेंगे. यहाँ पे जो आपको डायग्राम नजर आ रही है ये फंडस ऑफ द स्टमक की डायग्राम है. आप सबको पता होगा कि स्टमक क्या होता है. पहले उसका फंडस होता है, ठीक है, फिर उसकी बॉडी स्टार्ट होती है. सो जो फंडस ऑफ द स्टमक होता है और यहाँ पे जो होते हैं यहाँ पे पैराइटल सेल्स होते हैं इसके. आपको पता है जो पैराइटल सेल्स होते हैं यहाँ पे HCl प्रोड्यूस हो रहा होता है और वो फिर HCl जो होता है ल्यूमिन में एक्सक्रीट आउट हो जाता है. तो पैराइटल सेल्स के ऊपर 3 तरह के रिसेप्टर्स होते हैं. एक होते हैं M3 रिसेप्टर्स. जब आप लोगों ने ANS पढ़ा था आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो M3 रिसेप्टर्स होते हैं वो स्मूथ मसल्स के ऊपर होते हैं. ठीक है. तो GIT के जो सेल्स हैं वो भी जो GIT है मतलब स्टमक है वो भी स्मूथ मसल्स हैं, तो M3 रिसेप्टर्स इनके ऊपर भी प्रेजेंट होंगे. उसके बाद H2 रिसेप्टर्स होते हैं. H2 रिसेप्टर की डिटेल जो है ये हिस्टामिन रिसेप्टर होते हैं. इनकी डिटेल आप लोग हिस्टामिन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे. नेक्स्ट होते हैं गैस्ट्रिन रिसेप्टर्स. ठीक है. और जो पैराइटल सेल होता है उसकी जो ल्यूमिनल साइड होती है वहां पे होता है एक पंप जिसको कहते हैं हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase पंप. बेसिकली जितना भी HCl प्रोड्यूस हो रहा होता है वो इस पंप के थ्रू ल्यूमिन में एक्सक्रीट हो रहा होता है. तो हम क्या कर सकते हैं, हम या तो इसको ब्लॉक कर सकते हैं, ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम इस पंप को ब्लॉक कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं हिस्टामिन वाले को ब्लॉक कर सकते हैं रिसेप्टर को, या फिर हम M3 रिसेप्टर को ब्लॉक कर सकते हैं जिसकी वजह से ना एसिड की प्रोडक्शन होगी, ना एसिड प्रोड्यूस होगा, ना ही यहाँ से ट्रेवल आउट करेगा और ना ही ल्यूमिन में एक्सक्रीट आउट होगा. लेकिन ये जो गैस्ट्रिन है इसका अभी तक एंटेगनिस्ट नहीं बना या पता नहीं आप लोग मतलब डिस्कस नहीं किया जाता. अगर ये होता तो ये भी यूजफुल होता इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज. अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे ड्रग्स को जो कि यूजफुल होंगी फॉर द पेप्टिक अल्सर डिजीज. इनमें सबसे ज्यादा यूजफुल ड्रग जो हम डिस्कस करते हैं वो होती है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर. क्योंकि अगर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ब्लॉक हो गया तो हाइड्रोजन, क्लोरीन, पोटेशियम कोई भी आयन अगर पैराइटल सेल में है तो वो हमेशा के लिए यहाँ ट्रैप हो जाएगा, कभी भी ल्यूमिन में एक्सक्रीट आउट नहीं होगा. इसलिए जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव ड्रग्स हैं हमारे पास अब वो यही होती हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स. तो इनको हम डिस्कस करते हैं. प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स में सबसे पहले इनकी लिस्ट ऑफ ड्रग्स आनी चाहिए आप लोगों को. लिस्ट ऑफ ड्रग्स में 4 ड्रग्स के नाम तो एटलीस्ट आने चाहिए क्योंकि इसमें SCQs में पूछते हैं आप लोगों से 4 नेम्स ऑफ ड्रग. पेंट्रोप्राजोल, ओमिप्राजोल, रेबिप्राजोल, एसोमिप्राजोल. इसको याद रखने का निमोनिक है पोर. P से बनता है पेंट्रोप्राजोल, O से बनता है ओमिप्राजोल, R से बनता है रेबिप्राजोल, E से बनता है एसोमिप्राजोल. इन सब के एंड पे ट्रिक ये है कि प्रोजोल 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 आएगा जरूर.
So POR is the mnemonic for proton pump inhibitor. What is the mechanism of action of proton pump inhibitor? As you have already discussed कि इसने प्रोटॉन पंप को, जो कि हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase पंप है, इसको जाके इनहिबिट करना है। तो ये किस तरह इनहिबिट करेगा? ये आपका पेराइटल सेल है, ठीक है, और यहाँ पे ये पंप लगा हुआ है। ये क्या करता है, पेराइटल सेल्स की जो कैनालिक्यूलाई होती हैं वहां जाता है और इन कैनालिक्यूलाई के अंदर जाके एक कोवलेंट बॉन्ड बना लेता है। ये जो कोवलेंट बॉन्ड होता है ये इरिवर्सिबल कोवलेंट बॉन्ड होता है। जब ये कोवलेंट बॉन्ड इरिवर्सिबल होता है तो ये प्रोटॉन पंप जो होता है हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाता है। अब अगर पेराइटल सेल ने हाइड्रोजन आयन सिक्रीट करना है इनटू द ल्यूमिन ऑफ द स्टमक, तो उसको नया प्रोटॉन पंप बनाना पड़ेगा, वरना जो प्रोटॉन पंप ओमिप्राजोल या प्रोटॉन पंप इनहिबिटर से इनहिबिट हो गया, ये अब दोबारा कभी भी हाइड्रोजन आयन सिक्रीट नहीं कर सकता, ठीक है। सो इरिवर्सिबली बाइंड विद द हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase पंप, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, दिस बॉन्ड प्रिवेंट्स द मूवमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन फ्रॉम द पेराइटल सेल इनटू द स्टमक। दिस इज द पेराइटल सेल, यहाँ पे हाइड्रोजन आयंस होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, प्रोटॉन पंप था, ओमिप्राजोल आई, तो यहाँ पे आके कोवलेंटली बॉन्ड कर लिया उसने कैनालिक्यूलाई ऑफ द पेराइटल सेल्स के साथ। एज अ रिजल्ट ये पंप बंद हो गया। अब हाइड्रोजन ने यहाँ से जो नीचे आना था ल्यूमिन ऑफ द स्टमक में, वो नहीं आएगा, सो HCl स्टमक में रिलीज नहीं होगा, और इस तरह हम पेप्टिक एसिड अल्सर डिजीज को ट्रीट करेंगे, ठीक है। और और ये कोवलेंटली बॉन्ड होता है इसके साथ ओमिप्राजोल प्रोटॉन पंप के साथ। सो अगर दोबारा अब कभी पेराइटल सेल ने बनाना है तो वो क्या करेगा, नया प्रोटॉन पंप बनाएगा, अदरवाइज जो ऑलरेडी ट्रैप्ड प्रोटॉन पंप है वो कभी भी दोबारा से हाइड्रोजन आयन को सिक्रीट नहीं करवा सकता। नीचे जो है कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं जिनको मैंने आप लोगों को ऑलरेडी निमोनिक से याद करवा दिया है, पोर से, और ये जोलीपैक एंड ओमीपैक जो हैं ये इनके ब्रांड नेम्स हैं, इनके नेम से ये जो आती हैं। इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आप लोगों से पूछा जाता है। इसको एक एनिमेशन से हम देखते हैं। जैसे कि आप लोगों को ये स्क्रीन शो हो रही है, यहाँ पे अगर आप लोग देखें, सो दिस इज द पेराइटल सेल, और इसके ऊपर ये 3 रिसेप्टर्स हैं, हिस्टामीन, एसिटाइलकोलिन मतलब M3 रिसेप्टर, H2 रिसेप्टर और गैस्ट्रीन के रिसेप्टर। ये सारा पेराइटल सेल है और ये म्यूकोजा है, और दिस इज द स्टमक ल्यूमिन, दिस इज द प्रोटॉन पंप, सोडियम हाइड्रोजन पोटेशियम ATPase पंप। अब मॉलिक्यूल्स आएंगे और क्या होगा, इनका आपस में बाइकार्बोनेट बनेगा, और उधर से फिर क्या होगा, हाइड्रोजन जो होता है वो स्टमक में रिलीज हो जाएगा। ATP आएगी, इस प्रोटॉन पंप को एक्टिवेट करेगी, ठीक है, और फिर हाइड्रोजन इस प्रोटॉन पंप से मूव कर जाएगा इनटू द ल्यूमिन ऑफ द स्टमक। इस तरह स्टमक के अंदर HCl के मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक्यूमुलेट होते रहते हैं। लेकिन अगर हमने प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दे दिया विच इज ओमिप्राजोल, ये क्या करेगा, ये पेराइटल सेल्स की जो कैनालिक्यूलाई होती हैं जिनके ऊपर ये ATPase पंप लगा हुआ था, उधर जाके अटैच हो जाएगा और कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा। जब ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, एज अ रिजल्ट क्या होगा, ये प्रोटॉन पंप जो होगा अब काम नहीं कर सकता। अब अगर ये चाहेगा भी तब भी इसमें से हाइड्रोजन आयन जो होते हैं ल्यूमिन ऑफ द स्टमक में ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकेंगे। सो परमानेंटली इसने ATPase पंप को जाके ब्लॉक कर दिया। So this is the mechanism of action of proton pump inhibitors. Next आप लोगों का क्वेश्चन है कि what are the clinical uses of omeprazole या proton pump inhibitors? So these should be in your fingertips. सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि पेप्टिक अल्सर डिजीज में यूज होती है, ठीक है। फिर गर्ड के लिए यूज होती है। गर्ड क्या होता है, गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स। कुछ लोग खाना खाते हैं तो उसके बाद क्या होता है, उनको एसिडिटी की वजह से रिफ्लक्स बैक हो जाता है, ठीक है, इसोफेगस में सारा उनको इस तरह लग रहा होता है, तो उस कंडीशन को भी हम ट्रीट कर सकते हैं ओमेप्राजोल से। जिन लोगों को नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया होता है उनको भी हम ट्रीट कर सकते हैं। स्ट्रेस रिलेटेड म्यूकोजल ब्लीडिंग एंड ट्रीटमेंट ऑफ गैस्ट्रिनोमा, दीज 5 आर द क्लिनिकल यूजेस ऑफ ओमेप्राजोल। आप लोग ने बहुत अच्छे से इनको याद करना है।
और ये अक्सर ओमेप्राजोल के साथ जब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आता है तो उसके क्लिनिकल यूज एज एन SCQ आ जाते होते हैं। नेक्स्ट, इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं? इसके एडवर्स इफेक्ट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इसके एडवर्स इफेक्ट्स में सबसे पहले होता है कि विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, हेडेक, इनहिबिटर ऑफ P450, नोजिया एंड डायरिया। इसका निमोनिक है भिंडी। बी से बनता है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। अब B12 की डेफिशिएंसी क्यों होती है? बेसिकली जब आपके स्टमक में B12 विटामिन ने आना होता है तो जो स्टमक का एसिडिक इन्वायरमेंट होता है ना, इस एसिडिक इन्वायरमेंट की वजह से ये जो विटामिन B12 होता है ये अब्सॉर्ब होता है इनटू द ब्लड। लेकिन जब हम लोगों ने प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दे दिया, ठीक है, इस प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ने क्या किया, इसने इस ACL की अमाउंट को डिक्रीज कर दिया। जब ACL की अमाउंट डिक्रीज होगी तो अब विटामिन B12 आएगा लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं हो सकेगा इनटू द ब्लड, क्योंकि उसको एसिडिक इन्वायरमेंट चाहिए अपने आप को एब्जॉर्ब करवाने के लिए इनटू द ब्लड। सो विटामिन B12 की बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी हो जाएगी, हेडेक होगा, नोजिया होगा, डायरिया होगा। इसका सबसे एडवर्स इफेक्ट इंपॉर्टेंट जो होता है वो ये होता है कि ये P450 इनहिबिटर होता है। और P450 एंजाइम आपको पता है बहुत सारे ड्रग्स की मेटाबॉलिज्म के लिए इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे हार्मोन्स को मेटाबोलाइज करने के लिए इंपॉर्टेंट है। सो जब ये P450 को इनहिबिट करता है तो काफी सारे इंटरेक्शन डेवलप हो जाती हैं इसके अगेंस्ट द अदर ड्रग्स। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट MCQ regarding the proton pump inhibitor, as these are the inhibitors of P450 enzyme. What they can do, they can inhibit the metabolism of estrogen. आप लोगों ने एंटी फंगल ड्रग्स में भी देखा होगा, जो कीटोकोनाजोल थी, हमने कहा था वो भी P450 एंजाइम को इनहिबिट करती थी और वो इंटरेक्ट करती थी विद द सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइडल हार्मोन्स, ठीक है। तो अगर आप लोग देखें तो एस्ट्रोजन जो है ये भी एक स्टेरॉइडल हार्मोन है, सही। और आप लोगों ने नॉर्मल फिजियोलॉजी में देखा होगा जब एस्ट्रोजन का लेवल बॉडी में ज्यादा होता है तो प्रोलैक्टिन का लेवल भी ज्यादा हो जाता है। जब P450 एंजाइम इनहिबिट होता है तो एस्ट्रोजन ने इस एंजाइम के थ्रू मेटाबोलाइज होना होता है, ठीक है। लेकिन ये एंजाइम इनहिबिट है, सो एस्ट्रोजन अब मेटाबोलाइज नहीं हो सकता। एज अ रिजल्ट एस्ट्रोजन का लेवल बॉडी में इंक्रीज कर जाएगा। जब एस्ट्रोजन ज्यादा होगा तो प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा हो जाएगा, और प्रोलैक्टिन का लेवल ज्यादा होने की वजह से मेल्स में गायनेकोमेस्टिया हो सकता है एंड इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है, एंड फीमेल्स में क्लेक्टोरिया एंड मेंस्ट्रुअल डिस्टर्बेंस। ग्लेक्टोरिया क्या होता है कि एक्सेसिव मिल्क की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। आप सबको पता है कि प्रोलैक्टिन क्या करता है, मिल्क प्रोडक्शन, ब्रेस्ट की से मिल्क की प्रोडक्शन ज्यादा करवाता है। तो फीमेल्स में ग्लेक्टोरिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है जब प्रोलैक्टिन बॉडी में ज्यादा होता है। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज आती हैं। आप लोग अभी फर्दर भी पढ़ोगे, जब एंडो पढ़ोगे, तो जब बॉडी में प्रोलैक्टिन रिलीज होता है, जो फीडिंग मदर्स होती हैं उनको मेंस्ट्रुएशन नहीं होती। उसकी रीजन ये होती है कि कहीं ना कहीं जो प्रोलैक्टिन होता है हार्मोन, वो आपकी मेंस्ट्रुएशन को डिस्टर्ब कर रहा होता है। So this is all about the proton pump inhibitors. आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अच्छे से आना चाहिए, क्लिनिकल यूजेस, इसके एडवर्स इफेक्ट्स एंड दिस MCQ. Next we are moving towards the this part. We have done with this part कि हमने प्रोटॉन पंप इनहिबिटर कर लिए। अब हम H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स पढ़ेंगे। H2 जो रिसेप्टर हैं ये भी ये इन्वॉल्व होते हैं एसिड की प्रोडक्शन में। अगर हम इनको ब्लॉक कर देंगे तो एसिड प्रोड्यूस नहीं हो सकेगा। एज अ रिजल्ट हम एसिड की प्रोडक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं और अपना जो पेप्टिक अल्सर डिजीज थी वो ट्रीट करवा सकते हैं। इनकी डिटेल्स आप लोग पढ़ेंगे अपने हिस्टामिन वाले चैप्टर में। अभी आप लोगों ने क्या करना है, वो ये करना है कि इनकी लिस्ट आनी चाहिए आपको। इनकी लिस्ट में निजाटिडीन, फेमोटिडीन, रेनिटिडीन एंड सिमेटिडीन, ठीक है। इसका निमोनिक है कि निजा फैमिली, रैन टू सिनेमा, निजा से निजाटिडीन, फैम से फेमिटिडीन, रैन से रेनिटिडीन एंड सिनेमा से सिमेटिडीन। नेक्स्ट we will discuss what is the mechanism of action of H2 receptor blockers. So इसका एस मैकेनिज्म आप लोग वहीं पे पढ़ोगे, लेकिन क्योंकि H2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं इन द पाराइटल सेल ऑफ द गैस्ट्रिक स्टमक, सो ये क्या करते हैं, ये एसिड प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होते हैं। तो अगर हम इन H2 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर दें तो एसिड प्रोड्यूस नहीं हो सकेगा। लेकिन ये चॉइस ऑफ ड्रग होते हैं तब जब जिन लोगों को रात के टाइम पेप्टिक अल्सर डिजीज एग्रेवेट कर जाती है, उन लोगों में हम लोग फिर क्या करते हैं,
ये वाली ड्रग जो है प्रेस्क्राइब करते हैं। सो इसका अक्सर एमसीक्यू आ जाता होता है कि ऐसे सिनेरियो बना देते हैं और बताते हैं कि रात के टाइम उस पेशेंट की जो पेप्टिक अल्सर डिजीज थी उसकी वजह से अनप्लेजेंट कंडीशन डेवलप हो गई, तो हम अब इस पेशेंट की कंडीशन को एलिविएट करने के लिए कौन सी ड्रग प्रेस्क्राइब करेंगे। इस पेशेंट में आप लोगों ने जो ड्रग देनी है वो कौन सी ड्रग होगी? H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। इसके भी क्लिनिकल यूजेस सेम बिल्कुल वही वाले हैं जो हम लोगों ने प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के किए थे। गर्ड में यूज होता है, पेप्टिक अल्सर डिजीज में यूज हो जाता है, नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया में यूज होता है, स्ट्रेस रिलेटेड गैस्ट्राइटिस में यूज होता है। ठीक है, अगर हम देखें ना कि हमारे पास बेस्ट चॉइस ऑफ ड्रग फॉर द पेप्टिक अल्सर डिजीज क्या है, वो है हमारे पास प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। अगर हमारे पास हमने सेकंड चॉइस ऑफ ड्रग डिस्कस करनी हो तो जो सेकंड चॉइस ऑफ ड्रग होती है वो होती है हमारे पास ये वाली H2 रिसेप्टर ब्लॉकर। ये बहुत अच्छी ड्रग होती है लेकिन इतनी अच्छी नहीं होती जितनी प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स होते हैं। तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ऑलवेज कंसीडर्ड विल बी द फर्स्ट चॉइस ऑफ ड्रग। नेक्स्ट ये है कि इट शुड बी ऑलवेज एडमिनिस्टर्ड 30 मिनट्स बिफोर टेकिंग फूड, क्योंकि फूड के साथ एक तो इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती। सेकेंडली जब आप फूड ले लेंगे तो क्या होगा, जैसे ही फूड आपके स्टमक में जाएगा फौरन से HCl रिलीज हो जाएगा, ठीक है, एसिड रिलीज हो जाएगा। तो अब अगर एसिड रिलीज हो गया है और खाना खाने के बाद आपने इस ड्रग को लिया है तो ब्राइटल सेल के H2 रिसेप्टर को वो अगर ब्लॉक कर भी दे तो एसिड तो ऑलरेडी आपके स्टमक में था, आपको तो कोई फायदा नहीं होगा उससे। सो आपने इस ड्रग को हमेशा 30 मिनट्स पहले लेना है बिफोर टेकिंग फूड इन ऑर्डर टू डिक्रीज द सिम्टम्स ऑफ पेप्टिक अल्सर। So this is all about the H2 receptor blockers. Next we are moving towards the antacids. Antacids क्या हैं? बेसिकली आपको पता है कि पेप्टिक अल्सर डिजीज किस लिए एग्रीवेट करती है, जब स्टमक में HCl जो होता है वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है। सो दिस इज एन एसिड, और एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम कौन सी चीज देते हैं जिससे एसिड न्यूट्रलाइज हो जाता है? यस, हम बेस देते हैं। सो जब हम कोई बेस ऐड करेंगे तो ऑब्वियसली जो इतना ज्यादा HCl था स्टमक में वो जल्दी से न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और एज अ रिजल्ट क्या होगा, पर्सन को जो अनप्लेजेंट कंडीशन फील हो रही थी पेप्टिक अल्सर की वो क्योर हो जाएगी, ठीक है। सो एंटासिड्स क्या होते हैं? एसिड न्यूट्रलाइजिंग एजेंट्स होते हैं। ये होते क्या हैं? ये बेसिस होती हैं, वीक बेसिस जो कि न्यूट्रलाइज करती हैं स्टमक के एसिड को बाय रिएक्टिंग प्रोटॉन्स इन द ल्यूमेन ऑफ द गट। इसके अलावा ये आपके गैस्ट्रिक म्यूकोजा को प्रोटेक्ट भी कर रही होती हैं। आप लोगों ने, बहुत सब बच्चों ने इनो का ऐड देखा होगा। जो इनो होता है ये बेसिकली एंट एसिड ही होता है। इसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट का बेस होती है जो क्या करती है, फौरन से आपके स्टमक में जाएगी, वहां पे जितना भी HCl पड़ा होगा उसको जाके न्यूट्रलाइज कर देगी। एज अ रिजल्ट आपकी जो कंडीशन थी वो ठीक हो जाएगी। इसलिए इन्होंने यहाँ पे इतना क्लेम किया होता है कि हम 6 सेकेंड्स के अंदर जो होती है आपकी कंडीशन, जो एसिडिटी हो जाती है खाना खाने के बाद, उसको ठीक कर सकते हैं। उसकी रीजन यही होती है कि ये फौरन से न्यूट्रलाइज कर देती है एसिड को और एसिडिटी ठीक हो जाती है। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब पर्सन दोबारा से खाना खाएगा तो दोबारा से उसको क्या होगा, एसिड रिलीज होगा और दोबारा से अनप्लेजेंट कंडीशन डेवलप होगी, तो फिर उसको दोबारा से इनो लेना पड़ेगा। अब एंटासिड्स कितनी तरह के होते हैं? एंटासिड्स 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं सिस्टेमिक, एक होते हैं नॉन सिस्टेमिक। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि जो एंटासिड्स थे उनका काम तो ये था कि उन्होंने स्टमक में एसिड को न्यूट्रलाइज करना था। तो हमें, हमारे लिए बेस्ट चॉइस क्या है? हमें जरूरत है कि हम इस एंटासिड को ब्लड के अंदर जो है मूव करवाएं? नहीं जरूरत। तो हमारे लिए जो बेस्ट चॉइस ऑफ ड्रग होती है वो ये होती है नॉन सिस्टेमिक वाले, ठीक है। सो जो नॉन सिस्टेमिक वाले होते हैं ये बेस्ट चॉइस होते हैं। ये अपना काम परफॉर्म करते हैं स्टमक में और इजीली जो होते हैं एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं विदाउट गोइंग इनटू द ब्लड, ठीक है। लेकिन जो सिस्टेमिक होते हैं ये क्या करते हैं, ये हमारे ब्लड में एंटर हो जाते हैं और ब्लड में फिर जब एंटर होते हैं तो वहां पे थोड़ी सी हमारे लिए मुश्किलें पैदा कर देते हैं। जो नॉन सिस्टेमिक है इनमें एग्जांपल है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल की। जो सिस्टेमिक है इसमें 2 एग्जांपल है, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम सिट्रेट। याद रखने का तरीका क्या है कि सिस्टेमिक एस से स्टार्ट होता है, सो इसमें सोडियम वाले आएंगे, सोडियम का भी एस होता है, सिस्टेमिक का भी एस होता है, तो इसमें सोडियम सिट्रेट एंड सोडियम बाइकार्बोनेट आएंगे। और जो नॉन सिस्टेमिक है उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड आएगा। अब
अब सिस्टेमिक ने बॉडी के अंदर, अब आप देखें कि नॉन सिस्टेमिक तो हमारे ब्लड के अंदर एंटर ही नहीं होता था, सो ये एज सच कुछ भी हमारी बॉडी के अंदर हार्म नहीं कॉज करवाएगा, सिंपली ये न्यूट्रलाइज करेगा एसिड को और एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। लेकिन जो सिस्टेमिक वाले हैं, इन्होंने पहले तो स्टमक में न्यूट्रलाइज किया एसिड को, और उसके बाद इन्होंने क्या किया, ये ब्लड के अंदर एंटर हुए, ब्लड के अंदर एंटर होके इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर दी। आपको पता है ना, सिस्टेमिक में सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम सिट्रेट आता है, सो ऑब्वियसली बाइकार्बोनेट जो होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा। जब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी तो उसकी वजह से मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो जाएगी, सही है। सो ये मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हमारे लिए अच्छी चीज नहीं है, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल नहीं होते इतने ज्यादा। लेकिन ये जो इनो होता है, इसके अंदर बेसिकली सिस्टेमिक वाले सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम सिट्रेट वाली बेस होती है। और इनके अंदर चूंकि सोडियम होता है, हम लोगों ने अवॉइड करना है इनको ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स में, क्योंकि उनका ब्लड प्रेशर पहले ही हाई होता है, और अगर हम उनको कोई ऐसा एंटासिड दे दें जो कि जिसमें सोडियम बेस हो, तो उसकी वजह से उनका ब्लड प्रेशर और ज्यादा एग्रेवेट कर जाएगा। इसके अलावा जो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट्स होते हैं, उनमें भी यही है कि ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा तो उनके हार्ट के लिए अच्छी बात नहीं है। तो इन दोनों सिचुएशंस में हम सिस्टेमिक एंटासिड्स जो है वो प्रेफर नहीं करते। आप लोगों के घर में भी अगर कोई ब्लड प्रेशर का पेशेंट है और वो एसिडिटी को ट्रीट करने के लिए इनो वगैरह जैसे एंटासिड्स ले रहा है, तो आप लोग उनको मना करें, ठीक है। नॉन सिस्टेमिक में क्या होता है कि ये एल्कलोसिस नहीं करवाता, क्योंकि ना इसने ब्लड में जाना है, ना इसने बाइकार्बोनेट जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज करनी है, ना इसकी वजह से मेटाबॉलिक एल्कलोसिस होनी है। इसने सिंपली क्या करना है, अपना बाइकार्बोनेट रिलीज करना है, जो कि हाइड्रोजन क्लोराइड को जाके न्यूट्रलाइज कर देगा, और इस तरह सिचुएशन जो होगी ठीक हो जाएगी। अब एंटासिड से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता होता है, वो ये होता है कि जो नॉन सिस्टेमिक एंटासिड्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और दूसरे होते हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसका एक साइड इफेक्ट होता है, वो ये होता है कि इसकी वजह से डायरिया हो जाता है, और जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, ठीक है। तो ये अक्सर मिक्स हो जाते हैं, कुछ बच्चे एल्यूमिनियम की डायरिया करवा देते हैं और मैग्नीशियम की वजह से कॉन्स्टिपेशन करवा देते हैं, और टीचर्स आर वेरी फॉन्ड ऑफ गिविंग दिस टाइप ऑफ एमसीक्यू जो कि इतने कंफ्यूजिंग हो। हमने भी एक ट्रिक निकाल ली, हमने कहा जो एल्यूमिनियम है इसके नाम में मिनियम आता है, मिनियम का मतलब है मिनिमम, ठीक है। इट विल कॉज मिनिमम डायरिया, जिसका क्या मतलब होगा, जब मिनिमम डायरिया होगा तो ये कॉन्स्टिपेशन जैसी कंडीशन करवा देगा, तो एल्यूमिनियम हमेशा कॉन्स्टिपेशन करवाएगा। और जो दूसरी सिचुएशन बची वो बची मैग्नीशियम की, तो जब एक कॉन्स्टिपेशन करवा रहा है तो दूसरा डायरिया करवा देगा। मैग्नीशियम डायरिया करवाएगा और एल्यूमिनियम मिनिमम डायरिया कॉन्स्टिपेशन करवाएगा। आई होप ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अभी तक हम लोगों ने 3 ड्रग्स पढ़ ली हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स पढ़ लिए, हम लोगों ने H2 ब्लॉकर्स पढ़ लिए, और तीसरी ड्रग हम लोगों ने जो पढ़ी है वो पढ़ी है एंटासिड्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सुक्राल्फेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है, लेकिन इस हिसाब से कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि इसका अक्सर नाम पूछ लिया जाता है पूरा, तो आप लोगों को इसका नाम आना चाहिए कि इसके अंदर एल्यूमिनियम सुक्रोज सल्फेट होता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, इसमें होता क्या बेसिकली, मैं आप लोगों को ड्रॉ करके बताती हूँ। ये आपका स्टमक है, ठीक है, ये आपका स्टमक है। जब सुक्राल्फेट देते हैं ना, तो क्या होता है, स्टमक में HCl होता है, इस HCl से ये सुक्राल होता है, ये जाके अपने आप को पॉलीमराइज कर लेता है, ठीक है, इस तरह पॉलीमराइज कर लेगा। जब इसके पॉलीमर्स बन जाएंगे तो ये वाले पॉलीमर्स क्या करते हैं, फॉर सपोज यहाँ पे है अल्सर, ठीक है, ये है इंजर्ड टिश्यू, ये इसके पॉलीमर्स जाके यहाँ पे कवरिंग बना देते हैं। एज अ रिजल्ट क्या होता है, अब अगर HCl रिलीज होता भी है, वो HCl इस अल्सर के ऊपर एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता, इस तरह हमारा अल्सरेटेड टिश्यू जो होता है कवर हो जाता है विद द हेल्प ऑफ सुक्राल्फेट। लेकिन ये कोई इतनी अच्छी ड्रग नहीं है। क्यों अच्छी ड्रग नहीं है? क्योंकि इसको दिन में 4 से 5 बार देना पड़ता है, जो कि हम प्रेफर नहीं करते कि एक ड्रग को इतनी टाइम्स दें दिन में, इसलिए हम लोग इसको यूज नहीं करते।
ठीक है, तो इसका जो अक्सर एमसीक्यू आता होता है वो यही आता होता है कि इंजर्ड टिश्यू को ये कवर कर लेता है, और सिर्फ इंजर्ड टिश्यू को कवर करता है, सारे म्यूकोजा को कवर नहीं करता। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट आपकी जो ड्रग है वो है मिसोप्रोस्टोल। मिसोप्रोस्टोल जो है एक प्रोस्टाग्लैंडिन है, ये आप लोग प्रोस्टाग्लैंडिन वाले चैप्टर में ही पढ़ोगे। बस इतना याद रखना कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, जिसका मिसोप्रोस्टोल है, ये आपको म्यूकोजा को प्रोटेक्ट कर रही होती है और एसिड की सिक्रीशन को इनहिबिट कर रही होती है। ठीक है, जब हम मिसोप्रोस्टोल देंगे तो इससे क्या होगा, एक तो आपकी जो म्यूकोजा थी स्टमक की, ठीक है, ये प्रोटेक्ट होगी, ये म्यूकोजा प्रोटेक्ट होगी, और दूसरा क्या होगा, ये स्टमक की एसिड की सिक्रीशन को डिक्रीज करता है। तो दोनों तरफ से हमारा फायदा होता है अल्सर में, और हम भी प्रोटेक्टेड हो सकते हैं फ्रॉम द अल्सर। ठीक है, इसका जो एक एमसीक्यू आता होता है वो ये होता है कि इट इज अ चॉइस ऑफ ड्रग अगेंस्ट द अल्सर्स प्रोड्यूस्ड बाय एनसेड्स। एनसेड्स ऐसी ड्रग्स होती हैं जिसकी वजह से पेप्टिक अल्सर डेवलप हो जाता है, जीआईटी की ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, सो जीआईटी की ब्लीडिंग और पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए, जो कि एनसेड की वजह से प्रोड्यूस होता है, हम उसको मिसोप्रोस्टोल देते हैं। तो इसका एमसीक्यू इस तरह ही आता है कि एनसेड इंड्यूस्ड पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करने के लिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है मिसोप्रोस्टोल। इसकी भी मल्टीपल डोजिंग रिक्वायर्ड होती है, और इसको हम नॉर्मली यूज इसलिए नहीं करते, सिर्फ एनसेड इंड्यूस वाले में करते हैं, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से ये होता है कि बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं बॉडी में, इसलिए हम नॉर्मली प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स को ही प्रेफर करते हैं, इनको प्रेफर नहीं करते। नेक्स्ट जो आपकी ड्रग है और सेकंड लास्ट ड्रग है पेप्टिक अल्सर डिजीज की, वो है कोलाइडल बिस्मथ। कोलाइडल बिस्मथ जो है एक बहुत अच्छी ड्रग है, आप कह सकते हैं, इसके बहुत सारे अच्छे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हैं। सबसे पहले इसका काम ये होता है कि ये आपका स्टमक है, ठीक है, स्टमक में ये सिर्फ और सिर्फ आपके जो इंजर्ड टिश्यू होता है वहां पे कवर नहीं करती। देखें, ये इंजर्ड टिश्यू है और ये बिस्मिथ है, ये बिस्मिथ क्या करेगी, सिर्फ इसको कवर नहीं करेगी, बल्कि जो आपकी स्टमक का जो म्यूकोजा होता है ये इसको भी एक्टिवेट कर देती है कि अपना प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म जो है वो स्टार्ट करो, और बाकी म्यूकोजा को भी प्रोटेक्ट करो फ्रॉम द एसिड। इस तरह क्या है कि ये प्रोटेक्ट करती है, अल्सरेटेड टिश्यू को कवर कर देती है, इसके अलावा म्यूकोजल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म को एक्टिवेट कर देती है। साथ में ये क्या करती है, इसका ना एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट भी होता है, इसलिए ये ऑर्गेनिजम्स को किल भी कर सकती है, पैथोजेंस वगैरह को। और ये एंटेरोटॉक्सिन जो कि हमारे म्यूकोजल सेल्स के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते, उनको भी सिक्वेस्टर कर देती है, उनको छुपा देती है, उनको हाइड कर देती है, जिसकी वजह से एंटेरोटॉक्सिन जो होते हैं हमारे म्यूकोजा ऑफ द जीआईटी को अफेक्ट नहीं करते, और इस तरह हमारा म्यूकोजा जो होता है प्रोटेक्टेड ही रहता है। सो कोलाइडल बिस्मथ जो है एक अच्छी ड्रग है, और ये इसका थोड़ा सा ये एक्शन भी होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर में यूज नहीं होती, बल्कि ये ट्रेवलर्स डायरिया में भी यूज हो सकती है, क्योंकि इसका एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट है। ये इसमें यूज होती है। इसके अलावा इसके पास कैपेबिलिटी होती है कि अगर स्टमक के अंदर लिक्विडिटी ज्यादा है ना, लिक्विड फ्लूइड ज्यादा है, तो ये उसको ड्रेन कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो डायरिया की कंडीशन होती है ना वो आपकी कंपनसेट हो जाती है। जब फ्लूइड कम हो जाएगा तो डायरिया खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। इस तरह ट्रेवलर्स डायरिया एंड गैस्ट्रिक पेप्टिक अल्सर, दीज आर द टू यूजेस ऑफ कोलाइडल बिस्मथ। अब इसके एडवर्स इफेक्ट्स क्या हैं, इसके दो एडवर्स इफेक्ट्स होते हैं, आप लोगों ने इसके नाम से याद रखना है, बी से बिस्मिथ एंड बी से ब्लैक। सो इट कॉजेज ब्लैक स्टूल एंड ब्लैक टंग। सो दिस इज ऑल अबाउट द कोलाइडल बिस्मिथ। नेक्स्ट एंड लास्ट ड्रग जो कि यूज होती है पेप्टिक अल्सर के लिए, और कौन से पेप्टिक अल्सर के लिए, जो कि एच पाइलोरी इन्फेक्शन की वजह से हो जाते हैं। अगर एच पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से क्रोनिक इन्फेक्शन हो जाए तो उसकी वजह से पेप्टिक अल्सर हो जाता है। फॉर सपोज एच पाइलोरी ने इन्फेक्शन किया, वो एक्यूट था, ठीक हो गया मेडिसिन से, लेकिन अगर एच पाइलोरी का इन्फेक्शन प्रोलॉन्ग हो जाता है तो उसकी वजह से पेप्टिक अल्सर हो जाता है जीआईटी का, और उसको ट्रीट करने के लिए फिर हमें एंटीबायोटिक्स लेनी पड़ती हैं। अब हमारे पास दो तरह की रेजिमेंट्स हैं जो कि यूज होती हैं अगेंस्ट द पेप्टिक अल्सर ड्यू टू एच पाइलोरी इन्फेक्शन। पहली जो रेजिमेंट है वो है ट्रिपल रेजिमेंट, और जो दूसरी रेजिमेंट है वो है क्वाड्रिपल रेजिमेंट। दोनों में डिफरेंस कुछ भी नहीं है कि अगर ट्रिपल रेजिमेंट काम नहीं आती फिर हम क्वाड्रिपल रेजिमेंट की तरफ मूव करते हैं। ठीक है,
या फिर ये हो सकता है कि एक बंदा पेप्टिक अल्सर है सिर्फ, उसको तो हम ट्रिपल रेजिमेन देंगे। लेकिन अगर किसी पर्सन को पेप्टिक अल्सर भी है, ड्यूडेनल अल्सर भी है, मतलब उसको काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, तब हम उसको मूव करेंगे क्वाड्रिपल रेजिमेन की तरफ। अब ट्रिपल रेजिमेन में जो 3 ड्रग्स आती हैं उनका निमोनिक है पैक, पी से बनता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ए से एमोक्सिसिलिन एंड सी से बनता है क्लिथ्रोमाइसिन। अब कुछ लोग जो होते हैं मोक्सिसिलिन से एलर्जिक होते हैं, पेनिसिलिन एलर्जिक होते हैं, तो उन लोगों में हम लोग मिट्रोनिडाजोल जो है एज एन ऑल्टरनेटिव टू एमोक्सिसिलिन देते हैं। मिट्रोनिडाजोल के भी क्लिनिकल यूजेस में आपने पढ़ा था कि इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट द एच पाइलोरी इन्फेक्शन। उसके बाद जब आपने क्लिथ्रोमाइसिन पढ़ा था मैक्रोलाइड में, आपने तब वहां पढ़ा होगा कि जो क्लिथ्रोमाइसिन होती है वो उसका स्पेक्ट्रम होता है अगेंस्ट द एच पाइलोरी। ठीक है, तो आप लोगों ने ये 3 नाम जरूर याद रखने हैं, पैक से प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, एमोक्सिसिलिन एंड क्लिथ्रोमाइसिन। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में जो मोस्ट कॉमनली हम यूज करते हैं वो करते हैं ओमिप्राजोल। ठीक है, आई होप ये ट्रिपल रेजिमेन आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द क्वाड्रिपल रेजिमेन। जो क्वाड्रिपल रेजिमेन है इसमें 4 ड्रग्स आती हैं, एज द नेम इंडिकेट्स इसमें 4 ड्रग्स आएंगी। पहली ड्रग हम एग्जैक्टली प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स लेंगे, सेकंड ड्रग मिट्रोनिडाजोल, थर्ड ड्रग टेट्रासाइक्लिन and the fourth one is the bismuth subsalicylate. What is the mnemonic for this quadruple regimen? Mnemonic है TOMB. T stands for tetracycline, O stands for omeprazole, M stands for metronidazole, and B stands for bismuth subsalicylate. So this is the best regimen we can use against the H pylori infection. इसके साथ हमारे जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स और हम लोगों ने बाकी सब ड्रग्स की अगेंस्ट द पेप्टिक अल्सर डिजीज वो खत्म होती हैं। पेप्टिक अल्सर डिजीज में से जो क्वेश्चन आता है मोस्ट ऑफनली प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स में से ही आता है, क्योंकि दीज आर द बेस्ट चॉइस ऑफ ड्रग। इन्हीं के क्लिनिकल यूजेस, इनके एडवर्स इफेक्ट्स, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑल आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और बाकी सब जो हैं उनके आप लोगों को अच्छे से अच्छे सारे एमसीक्यूज समझ आने चाहिए। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो एज सच किसी का भी नहीं था, कोलाइडल बिस्मिथ का था। अच्छा, कोलाइडल बिस्मिथ का ऐसे एमसीक्यू ये भी आ जाता होता है कि जिस तरह सुक्रालोफेट सिर्फ और सिर्फ अल्सरेटेड टिश्यू को कवर करती है, लेकिन जो बिस्मिथ कोलाइडल बिस्मिथ होती है ये आपके सारे के सारे टोटल म्यूकोजा को भी प्रोटेक्ट कर रही होती है। ठीक है, तो एज इट इज लाइन आ जाती होती है कभी कभी मिनी की। लास्ट टाइम सुक्रालोफेट के इस ये वाली लाइन जो मैंने बोल्ड की है, ये लाइन आई थी, एग्जैक्टली सेम लाइन आई हुई थी मिनी की, जो कि उन्होंने पूछा हुआ था कि सिर्फ कोटिंग ओवर द अल्सर बेड। सो अल्सर बेड के ऊपर सिर्फ कोटिंग उन्होंने पूछी थी तो सुक्रालोफेट लगाएंगे। अगर उन्होंने मेंशन किया होगा कि अल्सरेटेड टिश्यू के ऊपर भी कोटिंग है और म्यूकोजल प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म को भी एक्टिवेट कर रही है, स्टिमुलेट कर रही है, तब आप लोग कोलाइडल बिस्मिथ लगाएंगे। सो दिस इज द एंड ऑफ पेप्टिक अल्सर डिजीज ड्रग्स। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज एंटीएमेटिक ड्रग्स। एंटीएमेटिक ड्रग्स स्टार्ट करने से पहले हमें इसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी पता होनी चाहिए, किस तरह जो है एमिसिस हो रही होती है। एमिसिस बेसिकली वोमिटिंग को कहते हैं, और आप सब लोगों ने फिजियोलॉजी में पढ़ा होगा कि हमारे पास वोमिटिंग सेंटर्स होते हैं। इसके अलावा कीमोटैक्टिक सीटीजी एरिया होता है। मुझे एक मिनट, कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन एरिया होता है। ठीक है, और अच्छा, अब हम लोगों ने इसकी नॉर्मल फिजियोलॉजी देखनी है, क्योंकि जब हमें नॉर्मल फिजियोलॉजी आएगी तब हमें समझ आ जाएगा कि इनमें कौन कौन से रिसेप्टर्स हैं और इनको हम इनहिबिट करेंगे तो हम वोमिटिंग होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। अब हमें वोमिटिंग रोकनी क्यों है? ठीक है, वोमिटिंग इसलिए रोकनी है कि आप लोग बहुत सारी ऐसी मेडिसिन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो कैंसर के पेशेंट्स होते हैं वो रेडियोथेरेपी उनकी हो रही होती है, उनकी कीमोथेरेपी होती है, जिनके इतने साइड इफेक्ट्स होते हैं कि उनको मेडिसिन के इतने साइड इफेक्ट्स होते हैं कि उनको वोमिटिंग होती है। ठीक है, हम उस वोमिटिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसा होता है कि कुछ लोगों को जब वो किसी गाड़ी में बैठे हैं या बस में बैठे हैं तो मोशन की वजह से उनको नोजिया और वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है, तो उन लोगों की वोमिटिंग को हमें प्रिवेंट करना होता है। इसलिए इट इज वेरी नेसेसरी कि हमें नॉर्मल फिजियोलॉजी पता हो कि जो वोमिटिंग सेंटर्स हैं वो आखिर एक्टिवेट हो कैसे रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले क्या होता है कि आपको पता है कि वोमिटिंग सेंटर जो होता है ना, जो आपका मेडल्ला होता है, इसमें
वोमिटिंग सेंटर प्रेजेंट होता है। और इस वोमिटिंग सेंटर के ऊपर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो होते हैं M1 रिसेप्टर एंड H1 रिसेप्टर्स। अब क्या होता है कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो होता है ना, वोमिटिंग सेंटर को मैसेज भेजता है। किस तरह? आपने कोई ऐसी अनप्लेजेंट स्मेल की चीज, आपने कोई ऐसी गलत चीज देख ली जिसकी वजह से आपको वोमिट आना स्टार्ट हो गई, या फिर आपने कोई ऐसी अनप्लेजेंट चीज खा ली जिसकी वजह से आपका दिल खराब होना शुरू हो गया, ये सारे सिग्नल जो होंगे फौरन से सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जाएंगे। सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या करेगा, एंटीसिपेटरी अपना सिग्नल भेज देगा वोमिटिंग सेंटर को कि आंखों ने, कानों ने या फिर मुंह ने कोई ऐसी चीज देख ली है, खा ली है, जिसकी वजह से उसको वोमिटिंग हो सकती है इन फ्यूचर, तो तुम अपने आप को एक्टिवेट कर लो। सो वोमिटिंग सेंटर एक्टिवेट हो जाता है। वोमिटिंग सेंटर अपने M1 H1 रिसेप्टर को एक्टिवेट करता है और इसकी वजह से वोमिटिंग हो जाती है। दूसरा, जो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन होता है, इसके ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं 5-HT3 रिसेप्टर होता है सीरोटोनिन का, D2 रिसेप्टर डोपामीन के, CB1 रिसेप्टर कैनाबिनोइड रिसेप्टर्स होते हैं, ओपियोइड रिसेप्टर्स होते हैं, सब्सटेंस पी के रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, ये सब रिसेप्टर अगर एक्टिवेट होंगे, ये जाके क्या करेंगे, CTC अगर एक्टिवेट होगा तो ये वोमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट करेगा और वोमिटिंग सेंटर क्या करेगा, एमिसिस करवा देगा। उसके बाद क्या होता है कि आप कभी ट्रैवल करते हैं, गाड़ी में बैठे होते हैं, तो मोशन की वजह से आपका जो वेस्टिबुलर अपरेटस होता है ये एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, वेस्टिबुलर अपरेटस जब एक्टिवेट होता है तो वेस्टिबुलर अपरेटस में भी M1 और H1 रिसेप्टर्स ही प्रेजेंट होते हैं। जब ये एक्टिवेट होगा तो ये भी जाकर सिग्नल देगा वोमिटिंग सेंटर को कि मेरा जो वेस्टिबुलर बैलेंस था वो खराब हो रहा है फ्लूइड का, तो वोमिटिंग सेंटर तुम एक्टिवेट हो जाओ और एमिसिस करवा दो। उसके बाद आप लोगों ने कभी फील किया होगा कि कभी कभी आपको विसरास वगैरह में स्लो एकिंग पेन हो रही होती है। ठीक है, तो उस पेन की वजह से आप लोगों को ऐसे नोजिया हो रहा होता है और दिल खराब हो रहा होता है। स्पेशली बहुत सारी ऐसी कंडीशन होती हैं, किसी को अगर किडनी की पेन होती हो, किडनी स्टोन्स की पेन होती हो, स्लो एकिंग पेन होती है, या फिर मेंस्ट्रुएशन की जो पेन होती है यूट्रस में, वो भी इतनी स्लो एकिंग पेन होती है कि उसकी वजह से दिल खराब हो रहा होता है, वोमिटिंग जैसी कंडीशन, नोजिया हो रहा होता है। ठीक है, ये भी क्या करती है, जो स्लो एक्टिंग पेन होती है ये जाती हैं न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर्स इन द जो आपकी स्पाइनल कोड होती है उसको जाके एक्टिवेट करते हैं, और ये न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर जो होते हैं थ्रू स्पाइनल कोड ये मेडल्ला में जाते हैं और वोमिटिंग सेंटर को एक्टिवेट करते हैं और एमिसिस हो जाती है। इसके अलावा कभी आप लोगों ने देखा होगा कि किसी बच्चे ने अपने फेरेंक्स में कोई कॉइन वगैरह जो है अटका लिया और उस कॉइन की वजह से बच्चे को वोमिट हो जाती है। वो इसलिए होता है कि जो बच्चे का जो फेरेंक्स होता है उसमें भी जो है रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे कॉइन अटकता है तो वो रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं और वो जाके वोमिटिंग सेंटर को सिग्नल देते हैं कि एमिसिस करवा दो, फेरेंक्स जो है वो उसमें इरिटेशन हो गई है। और अगर हम कोई ऐसी इरिटेबल चीज खा लें जो कि जीआईटी में जाके इरिटेशन कॉज करवा दे म्यूकोजा की, वो भी आपके वोमिटिंग सेंटर को सिग्नल भेजते हैं कि वोमिटिंग करवा दो, जीआईटी में इरिटेशन डेवलप हो गई है। और जीआईटी में जो रिसेप्टर्स होते हैं वो भी 5-HT3 रिसेप्टर्स होते हैं जो कि सिग्नल भेजते हैं वोमिटिंग सेंटर को कि एमिसिस करवानी है। सो ओवरऑल हम लोगों ने क्या पढ़ा कि हम क्या हो सकता है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स हमारे वोमिटिंग सेंटर को सिग्नल भेज सकता है, सीटीजी हमारे वोमिटिंग सेंटर को सिग्नल भेज सकता है, वेस्टिबुलर ऑपरेटस हमारे वोमिटिंग सेंटर को सिग्नल भेज सकता है, हमारे विसरास की एकिंग पेन जो होती है वो वोमिटिंग सेंटर को सिग्नल भेज सकती है, या फिर जो फेरेंक्स या जीआईटी है अगर इनमें कोई इरिटेशन हो जाए तो इनकी वजह से भी वोमिटिंग सेंटर को सिग्नल जाता है। और एज अ रिजल्ट क्या होता है कि एज अ रिजल्ट वोमिटिंग हो जाती है। तो अगर हमें वोमिटिंग को प्रिवेंट करना है हम क्या कर सकते हैं? ऑब्वियसली हम रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे, क्योंकि जब रिसेप्टर्स ब्लॉक होंगे तो सिग्नल आएगा भी, तो भी उसके ऊपर काम नहीं हो सकता। ठीक है, सो हम क्या कर सकते हैं, अगर सब जगह से सिग्नल आ गया है और वोमिटिंग सेंटर एक्टिवेट होने लगा है, तो वोमिटिंग सेंटर जब एक्टिवेट होगा तो उसने M1 और H1 रिसेप्टर के थ्रू एक्टिवेट होगा। अगर हम क्या करें, M1 रिसेप्टर और H1 रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर दें तो वोमिटिंग सेंटर एक्टिवेट ही नहीं होगा, सिग्नल आएगा भी तब भी ये एमिसिस नहीं करवा सकता, तो हम वोमिटिंग से प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरे नंबर पे जब हम गाड़ी में बैठते हैं, ठीक है, तो गाड़ी में बैठे तो अगर हम कोई ऐसी ड्रग ले लें जो कि M1 और H1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर दे, सो जो हमारा वेस्टिबुलर ऑपरेटर सिग्नल भेजता था वोमिटिंग सेंटर को कि मोशन सिकनेस हो रही है तो वोमिटिंग करवा दो, वो नहीं होगी। इस तरह क्या होगा, हम मोशन सिकनेस से भी प्रिवेंट कर जाएंगे।
ठीक है, आप लोगों को याद होगा M1 आप लोगों ने ड्रग पढ़ी थी, M1 रिसेप्टर एंटागनिस्ट स्कोपोलामीन, जो एंटी मोशन सिकनेस के अगेंस्ट यूज होती थी। ठीक है, उसके बाद जो H1 जो है ना, H1 एंटागनिस्ट, ये डाइफेनहाइड्रामीन वगैरह, ये आप लोग अभी पढ़ोगे अपने उस चैप्टर में, हिस्टामीन वाले चैप्टर में। ये ग्रेविनेट के नाम से ड्रग आती है, अक्सर लोग खाते भी होंगे इसको, सफर में जाने से पहले ग्रेविनेट लेते होंगे ताकि उनको वोमिटिंग ना हो रास्ते में। ठीक है, उसके बाद क्या कर सकते हैं हम M1H1 रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर सकते हैं। हम यहाँ पे भी M1H1 रिसेप्टर ब्लॉक हो जाएंगे। हम सीरोटोनिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर सकते हैं ताकि CTG एक्टिवेट ना हो। हम डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर सकते हैं। हम कैनाबिनोइड रिसेप्टर को ब्लॉक कर सकते हैं। हम ओपियोइड रिसेप्टर को ब्लॉक कर सकते हैं। सब्सटेंस पी को ब्लॉक कर सकते हैं। मतलब हम क्या कर सकते हैं, ऑलमोस्ट जितने भी रिसेप्टर इन्वॉल्व हैं इन स्टिमुलेटिंग द वोमिटिंग सेंटर, अगर हम उनके अगेंस्ट ड्रग्स दे दें तो वो सब के सब रिसेप्टर जो होंगे वो ब्लॉक हो जाएंगे। और जब रिसेप्टर्स ही ब्लॉक हो जाएंगे तो वोमिटिंग सेंटर सिग्नल ही प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा, एज अ रिजल्ट हमें एमिसीज नहीं होगी। आई होप ये आप सबको क्लियर हो गया होगा। सो एंटीएमेटिक ड्रग में हमने एंटेगनिस्ट जो यूज करने हैं वो है 5-HT3। HT3 जो है ये सीरोटोनिन रिसेप्टर का नाम है। ठीक है, HT3 इसको ब्लॉक कर सकते हैं। डोपामिन D2 को ब्लॉक कर सकते हैं। M1 को ब्लॉक कर सकते हैं। M1 को ब्लॉक कर सकते हैं। H1 को ब्लॉक कर सकते हैं। एंड न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर, NK1 रिसेप्टर, ये जो विसराज से सिग्नल लेके जाए थे स्पाइनल कोड से मेडल्ला में। ठीक है, इसके अलावा जो एगनिस्ट है, ये एक अकलौता एगनिस्ट है जो हम यूज करते हैं अगेंस्ट द एमिसिस, इज कैनाबिनोइड CK1 रिसेप्टर। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना, दिस इज एन एक्सेप्शन। सब एंटेगनिस्ट यूज करेंगे, सिर्फ एक इसका जो है हमने एगनिस्ट यूज करना है। अब हम 1 बाय 1 इन ड्रग्स को डिस्कस करेंगे कि हम लोग M1 ब्लॉकर्स देखेंगे, H1 ब्लॉकर्स देखेंगे, 5-HT3 ब्लॉकर्स देखेंगे, D2 ब्लॉकर्स देखेंगे, ओपियोइड ब्लॉकर्स देखेंगे। तो हम देखेंगे कि हम इन ब्लॉकर्स के थ्रू किस तरह वोमिटिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। एज यू कैन सी दिस क्लासिफिकेशन, इसमें क्या है, 5-HT3 एंटागनिस्ट, ठीक है, एंटी हिस्टामीन H1 रिसेप्टर ब्लॉकर, एंटी कोलिनर्जिक M1 रिसेप्टर ब्लॉकर, D2 एंटागनिस्ट D2 रिसेप्टर ब्लॉकर, NK1 न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर ब्लॉकर जो कि विसराज की स्लो एक्टिंग पेन जो थी उसको ट्रांसफर करता था। प्रोकाइनेटिक्स, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट ड्रग। एंड कैनाबिनोइड्स, 1 बाय 1 इनको देखते हैं। इनकी डिटेल आप लोगों ने जो सीरोटोनिन है, हिस्टामिन है, इनकी डिटेल आप उनके चैप्टर में करेंगे। यहाँ पे आप लोगों ने जो पढ़ना है वो यही है कि जो 5-HT3 रिसेप्टर थे, आप ये देखें कि ये CTG के एरिया में थे। 5-HT3 रिसेप्टर, सीरोटोनिन के रिसेप्टर कहाँ होते हैं, CTG में होते हैं और GIT में होते हैं। जब भी कभी GIT में इसकी वजह से आपका वोमिटिंग सेंटर एक्टिवेट हो रहा है या CTG की वजह से वोमिटिंग सेंटर एक्टिवेट हो रहा है, अगर इनके एक्शन को हम लोगों ने इनहिबिट करना है तो इसके लिए हम लोग जो है ये वाली ड्रग यूज कर सकते हैं। ये ड्रग जो है सबसे मोस्ट कॉमनली इफेक्टिव ड्रग है इन कैंसर कीमोथेरेपी इंड्यूस वोमिटिंग, क्योंकि ये बेस्ट ड्रग है। इसकी बहुत अच्छी क्वालिटीज हैं, ठीक है, फॉर द कीमोथेरेपी इंड्यूस वोमिटिंग में। अच्छा, अब आप लोग ये देखो कि एक इसका सेंट्रल एक्शन है, CTG के ऊपर एक्ट करता है और सीरोटोनिन रिसेप्टर को ब्लॉक करता है, और ये इसका पेरिफेरल एक्शन है, ये क्या करता है, GIT में आपके सीरोटोनिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर रहा है। सो दोनों तरह से ये आपके सीरोटोनिन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा। एज ए रिजल्ट क्या होगा, ये यूज होगा इन द प्रिवेंशन ऑफ एमिसिस कॉज्ड बाय कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड वोमिटिंग इन कैंसर पेशेंट्स। इसके जो ड्रग है उनके नाम भी आप लोगों ने इसके चैप्टर में ही करने हैं। अभी आप लोग सिर्फ 1 या 2 नाम याद कर लें। ओडेंसिट्रॉन, आप लोगों ने याद रखना है कि जो सीरोटोनिन होते हैं ना, इनके नाम के आखिर में सिट्रोन आता है, ठीक है। जो ओडेंसिट्रॉन है एंड ब्रेनसिट्रॉन है, ये जो है ये बेसिकली ओडेंसिट्रॉन ही जो है ये इसी के नाम से आती होती है एंटीएमेटिक, और इसी के नाम से ही इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वगैरह पूछा जाता है। इसके बाद प्लेनसिट्रॉन भी होती है, पेमोसिट्रॉन भी होती है। जो प्लेनोसिट्रॉन है ये, इसकी हाफ लाइफ थोड़ी सी ज्यादा होती है। ग्रेनसिट्रॉन जो होती है इसकी हाफ लाइफ थोड़ी सी ज्यादा होती है। ओडेंसिट्रॉन की इतनी नहीं होती, लेकिन क्योंकि ओडेंसिट्रॉन एक प्रो ड्रग है तो हमने इसको हमेशा याद रखना है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सीरोटोनिन एंटागनिस्ट। नेक्स्ट
क्या है, हिस्टामिन एंटेगनिस्ट। अब मुझे बताओ कि H1 रिसेप्टर वोमिटिंग सेंटर में भी थे और H1 रिसेप्टर जो थे वो आपके वेस्टिबुलर ऑपरेटस में भी थे। एक बात याद रखना, जो सीरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकर थे वो कभी भी आपकी मोशन सिकनेस को ट्रीट नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोग देखो मोशन सिकनेस आपके वेस्टिबुलर ऑपरेटस की वजह से हो रही है और वेस्टिबुलर ऑपरेटस में सिर्फ M1 और H1 रिसेप्टर्स हैं। सो मोशन सिकनेस सिर्फ तभी ठीक हो सकती है जब आप M1 रिसेप्टर को ब्लॉक करो या H1 रिसेप्टर को ब्लॉक करो। कभी भी मोशन सिकनेस जो है वो सीटीजी या फिर यहाँ पे जो है क्या नाम है सीरोटोनिन रिसेप्टर को ब्लॉक करने से ट्रीट नहीं हो सकती। ठीक है, इसलिए अगर कभी एमसीक्यूज आ भी जाता है कि ओडेंसिट्रॉन इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो आपने हमेशा कैंसर कीमोथेरेपी इंड्यूस वोमिटिंग को ही टिक मार करना है, कभी भी मोशन सिकनेस पे नहीं जाना। जो एंटी हिस्टामिन है H1 रिसेप्टर ब्लॉकर, इसके नाम आप लोग अभी याद करेंगे अपने उसी चैप्टर में। जब इसको ब्लॉक कर देंगे तो जो वेस्टिबुलर एरिया था ये वाला भी ब्लॉक हो जाएगा, इधर से सिग्नल नहीं जाएगा वेस्ट वोमिटिंग सेंटर में, और यहाँ से अगर सिग्नल चला भी जाता है वोमिटिंग सेंटर में तो वोमिटिंग सेंटर भी ब्लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वोमिटिंग एमिसिस नहीं होगी। आप लोग अगर देखें तो ये जो होता है यूजफुल होता है इन द मोशन सिकनेस एंड पोस्ट ऑपरेटिव वोमिटिंग। आप लोगों ने कभी देखा होगा कि ऑपरेशन जब किया जाता है ना तो ऑपरेशन के बाद वोमिटिंग होती है, वो इस वजह से होती है कि आप लोगों को एनेस्थीसिया वगैरह दिया होता है, तो इस वजह से क्या होता है कि नोजिया और वोमिटिंग की कंडीशन होती है, इस वजह से आपको एमिसिस हो रही होती है आफ्टर ऑपरेशन। पोस्ट ऑपरेशन को वोमिटिंग को भी क्योर करने के लिए ये हेल्पफुल है और मोशन सिकनेस की वोमिटिंग को क्योर करने के लिए भी ये हेल्पफुल है। ये भी जो होता है पोस्ट ऑपरेटिव वोमिटिंग को ठीक कर सकता है, लेकिन ये जो कैंसर इंड्यूस कीमोथेरेपी वोमिटिंग है उसको भी ट्रीट करता है। अच्छा, इसके नाम जो है डाइफेनहाइड्रामीन, प्रोमेथाजीन, साइक्लिजीन और मैक्लिजीन, ये सारे आप लोग नाम जो हैं वो उस चैप्टर में याद करने हैं। अभी अगर किसी को याद होता है तो डाइफेनहाइड्रामीन कर लें, क्योंकि आप लोग अक्सर ग्रेविनेट के नाम से ये ड्रग डाइमेनहाइड्रामीन या डाइफेनहाइड्रामीन जो है ये ग्रेविनेट के नाम से मेडिसिन आती है मार्केट में, और आप लोग इसको जो है मोस्ट ऑफनली बहुत सारे लोग जो हैं अक्सर होस्टलाइट्स होंगे वो ट्रैवल करने से पहले इस मेडिसिन को लेते होंगे। नेक्स्ट हमने ड्रग जो पढ़नी है वो पढ़नी है एंटी मस्करीनिक ड्रग। एंटी मस्करीनिक ड्रग जो है, अब आपको पता है कि वोमिटिंग सेंटर में और जो वेस्टिबुलर ऑपरेटस वाला एरिया है इधर एक और रिसेप्टर होता है मस्करीनिक रिसेप्टर विच इज M1 रिसेप्टर। M1 इसलिए है क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा था जो मस्करीनिक रिसेप्टर M1 होते हैं वो CNS में होते हैं। ठीक है, M1 रिसेप्टर को अगर हम ब्लॉक कर देंगे तब भी वोमिटिंग नहीं हो सकती। अब जो M1 रिसेप्टर ब्लॉकर है इसमें आप लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट नाम अपना तब भी पढ़ा होगा स्कोपोलामीन, जिसका आप ट्रांसडर्मल पैच लगाते थे और इसकी वजह से एंटी मोशन सिकनेस नहीं होती थी। स्कोपोलामीन इज द ड्रग विच इज यूज्ड अगेंस्ट द एंटी मोशन सिकनेस, और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन आप सबको क्लियर है। वेस्टिबुलर ऑपरेटस में भी M1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा और वोमिटिंग सेंटर में भी M1 रिसेप्टर को ब्लॉक करेगा। इसके बाद इसके जो साइड इफेक्ट्स आते हैं ऑब्वियसली एट्रोपिन जैसे ही साइड इफेक्ट आएंगे, क्योंकि इट इज एंटीकोलिनर्जिक। और एंटी हिस्टामिन के जो साइड इफेक्ट्स हैं इसमें जो एंटी हिस्टामिन होती है ना इनका ना थोड़ा सा ये वाला इफेक्ट भी होता है, एंटीकोलिनर्जिक इफेक्ट भी होता है, और इनके अंदर अल्फा ब्लॉकर इफेक्ट भी होता है। अभी आप लोग पढ़ेंगे ये चैप्टर तब आप लोगों को समझ आएगी। तो इस वजह से इनमें ड्राई माउथ हो जाता है विच आर द एंटी मस्करीनिक एडवर्स इफेक्ट्स। आप लोग इनको डिस्कस करेंगे साइड इफेक्ट्स को। नेक्स्ट वी आर गोइंग टुवर्ड्स द D2 एंटेगनिस्ट। अब डोपामिन के रिसेप्टर्स किस जगह प्रेजेंट थे, सीटीजी के एरिया पे। सीटीजी के एरिया में जो डोपामिन के रिसेप्टर प्रेजेंट हैं, हम अगर इनको ब्लॉक कर दें तो सीटीजी जो है ये सिग्नल ही नहीं सेंड कर सकेगा वोमिटिंग सेंटर में, और जब सिग्नल सेंड नहीं होगा वोमिटिंग सेंटर में तो वोमिटिंग नहीं हो सकती। इस तरह हम सीटीजी में डोपामिन रिसेप्टर को ब्लॉक करके दो काम कर सकते हैं, पोस्ट ऑपरेटिव एमिसिस को प्रिवेंट कर सकते हैं और जो कैंसर इंड्यूस वोमिटिंग होती है इसको भी प्रिवेंट कर सकते हैं। इसमें जो आप लोगों ने नाम याद रखना है वो आप लोग CNS जब पढ़ेंगे उसमें वो ड्रग आएंगी, उधर आप लोग इनका नाम याद करेंगे। ठीक है, इसमें वैसे वैसे दो ड्रग्स होती हैं, प्रोक्लोरप्रोमाजीन और क्लोरप्रोमाजीन। अगर याद होती हैं किसी बच्चे को तो ठीक है, अगर नहीं होती तो इट्स ओके, आप लोगों ने ये CNS में कर लेनी है ड्रग्स। लेकिन इनका ना डोपामिन रिसेप्टर्स का इनका थोड़ा सा साइड इफेक्ट होता है, ये जो होते हैं ना ये ब्रेन में एंटर हो जाते हैं। ठीक है, और ब्रेन में जाके ये ना एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स देना स्टार्ट कर देते हैं। ये एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स क्या होते हैं ये भी आप लोग पार्किंसन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे CNS में।
इसका भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आता है, जिस तरह ओडेनसिट्रोन सीरोटोनिन रिसेप्टर ब्लॉकर जो थे ये इफेक्टिव नहीं थे अगेंस्ट द मोशन सिकनेस, इसी तरह D2 रिसेप्टर जो थे वो भी इफेक्टिव नहीं है अगेंस्ट द मोशन सिकनेस। मोशन सिकनेस में सिर्फ और सिर्फ M1 रिसेप्टर ब्लॉकर स्कोपोलामीन एंड H1 डाइफेनहाइड्रामीन इफेक्टिव होते हैं फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मोशन सिकनेस। नेक्स्ट रिसेप्टर है, हम लोगों ने देखा था कि जो विसराज होते हैं इनमें अगर स्लो एक्टिंग पेन हो तो इसकी वजह से हमें नोजिया हो रहा होता है और हमें वॉमिटिंग हो जाती है, ठीक है। तो जो रिसेप्टर्स इसका सिग्नल लेकर जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड में वो होते हैं न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर्स, और स्पाइनल कॉर्ड फिर सिग्नल भेजती है मेडल्ला ऑफ द ब्रेन में। अगर हम इस न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर को ही ब्लॉक कर दें तो ये जो विसरा से स्लो एक्टिंग पेन का सिग्नल जा रहा था कि एमिसिस करवा दो, नोजिया हो रहा है बॉडी के अंदर, वो इनहिबिट हो जाएगा। और जब ये ब्लॉक हो जाएगा तो वॉमिटिंग सेंटर भी एक्टिवेट नहीं हो सकेगा। तो हम क्या करते हैं, न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर एंटागनिस्ट दे देते हैं। ये क्या करती हैं, न्यूरोकाइनिन रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं जो कि डल पेन इंड्यूस एमिसिस करवा रहा था। इसके अलावा इनका और भी काम होता है कि जो सीटीजी एरिया होता है ना, उधर इन्होंने सब्सटेंस पी को भी इनहिबिट करना होता है। इनका एक सेंट्रल फंक्शन भी होता है और इनका एक पेरिफेरल फंक्शन भी होता है, ठीक है। अच्छा, इसमें जो ड्रग्स आती हैं इनके ड्रग्स के नाम अक्सर एमसीक्यूज में आ जाते होते हैं। इनके दो ड्रग्स होते हैं, एक होता है एप्रीपिटेंट, दूसरा होता है फोसोप्रीपिटेंट। ये आप लोगों ने जरूर याद करने हैं, एप्रीपिटेंट एंड फोसोप्रीपिटेंट। व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ न्यूरोकाइनिन एंटागनिस्ट? इसके दो एडवर्स इफेक्ट होते हैं। एक तो इसकी वजह से क्या होती है, फ्लैटुलेंस हो जाती है। फ्लैटुलेंस होता है कि पेट में हवा खड़ी हो जाती है, मतलब कि गैस हो जाती है, ठीक है। और दूसरा इसका साइड इफेक्ट ये होता है कि डायरिया हो जाता है। So these are the two side effects related to GIT about the neurokinin receptor antagonist. They inhibit the emesis induced by dull pain of the viscerals. दो ड्रग्स आते हैं इसमें, एप्रीपिटेंट एंड फोसोप्रेपिटेंट। नेक्स्ट है प्रोकाइनेटिक एजेंट्स। प्रोकाइनेटिक एजेंट्स जो होते हैं ये बेसिकली वो ड्रग्स होती हैं जो कि जीआईटी की मोटिलिटी को ज्यादा कर देती हैं। प्रोकाइनेटिक है ना, काइनेटिक का मतलब ही मोटिलिटी है, ठीक है, तो मोटिलिटी को ज्यादा करती हैं। अब ये किस तरह हेल्पफुल होती हैं एंटी एमिसिस में, वो हम लोग आगे फर्दर पढ़ेंगे इनको डिटेल में। उसके बाद लास्ट है हमारे पास कैनाबिनोइड्स। जब हमारे पास कोई चॉइस ऑफ ड्रग नहीं बचती, जब हमारे पास ओडेंसिट्रोन भी नहीं यूजफुल रहती, हिस्टामिन भी नहीं दे सकते हम, एंटीकोलिनर्जिक, डोपामीन, न्यूरोकाइनिन कुछ नहीं दे सकते, तो हम सिर्फ और सिर्फ कैनाबिनोइड्स हमारे पास लास्ट चॉइस ऑफ ड्रग होती है कि जब कोई ड्रग काम नहीं आ रही तो कैनाबिनोइड्स काम आ जाएंगी। और इसका भी एक नाम पूछ लेते हैं, तो ड्रोनाबिनोल जो है इज अ कैनाबिनोइड, ये जो होती है यूजफुल होती है। और ये सीटीजी में जो कैनाबिनोइड रिसेप्टर होता है इसको जाके इनहिबिट कर रही होती है। आई होप ये आप लोगों का सबका क्लियर हो गया होगा। सो दीज आर द 6 ड्रग्स रिलेटेड टू एमिसिस। अब जो प्रोकाइनेटिक एजेंट्स हैं इनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। इनको हम लोग क्यों पढ़ेंगे, इनका यूज क्या है और इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, वो सब हम लोग अब डिस्कस करते हैं। दिस इज अ वेरी मोस्ट ओफनली अकरिंग एससीक्यू इन योर प्रो ऑफ एग्जाम। सो आप लोगों को प्रोकाइनेटिक एजेंट्स अच्छे से आने चाहिए। प्रोकाइनेटिक एजेंट्स का मतलब क्या है कि ये इंक्रीज करते हैं गैस्ट्रिक मोटिलिटी को। जब गैस्ट्रिक मोटिलिटी ज्यादा हो जाएगी तो ये किस किस चीज को ठीक कर सकता है। कभी आप लोगों ने देखा है कि जो डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि उनमें नर्व सप्लाई जो होती है ना वो खराब हो रही होती है। उनमें क्या होता है, टिंगलिंग हो जाती है, नमनेस हो जाती है, उनकी जो नर्व सप्लाई होती है वो प्रॉपर नहीं होती, वो डैमेज हो रही होती है विद टाइम, ठीक है। जो डायबिटिक्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है, गैस्ट्रोप्रेसिस हो जाती है। व्हाट इज गैस्ट्रोप्रेसिस? गैस्ट्रोप्रेसिस ये है कि आपकी जो जीआईटी के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हो रही थी, ठीक है, ये इस तरह की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स हो रही थी, ये नहीं होंगी, ये पैरालिसिस हो जाएगी। इस वजह से आपका जो खाना डाइजेस्ट हो रहा था या उसकी जो मूवमेंट हो रही थी वो अब नहीं हो सकेगी। और ये कंडीशन जो होती है मोस्ट ऑफनली अकर होती है इन डायबिटिक्स, क्योंकि उनके अंदर जो होता है न्यूरोपैथी हो जाती है, ठीक है। डायबिटीज की वजह से उनकी नर्व जो होती है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती हैं। एज ए रिजल्ट क्या होता है, उनके अंदर गैस्ट्रोप्रेसिस हो जाती है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आप लोगों ने कभी नोटिस किया होगा कि जब किसी पर्सन की सर्जरी होती है तो जो आपके जितने भी जो आप लोगों के मतलब नर्व सप्लाई होती है वो वीक हो जाती है, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता जब आप लोग एक्सरसाइज करते हैं या मूवमेंट करते हैं तो वो दोबारा से जो होती है सही होती है और दोबारा से आपके जो मसल्स होते हैं वो काम करना शुरू करते हैं। सो पोस्ट सर्जिकल गैस्ट्रिक एम्पटिंग,
पोस्ट सर्जिकल गैस्ट्रिक एम्पटिंग की वजह से क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल ये देखें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल ये आपका स्टमक है, ठीक है, और यहाँ पे आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, ठीक है, ड्यूडिनम है, जेजुनम और आइलियम है। सो अगर किसी की आइलियम जो है वो आपने सर्जरी करके निकाल दी है, सो किसी की अगर आइलियम निकल गई है सर्जरी करके, तो इस पेशेंट के अंदर अब ऑब्वियसली जो मूवमेंट हो रही थी, पेरिस्टालसिस हो रही थी, वो प्रॉपर्ली नहीं होगी, उसकी थोड़ी सी नर्व सप्लाई जो है वो डैमेज होगी। तो पोस्ट सर्जिकल गैस्ट्रिक एम्पटिंग का प्रोसेस जो होता है वो स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि उनकी जो नर्व सप्लाई होती है वो इतनी ज्यादा एक्टिवेट नहीं रहती, विद टाइम फिर वो दोबारा डेवलप कर जाती है। तो इन लोगों के अंदर हमें प्रोकाइनेटिक एजेंट्स की जरूरत होती है। इसके अलावा इंक्रीज लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर प्रेशर हेल्प इन गर्ड। इसके अलावा क्या होता है कि आप सबको पता है कि यहाँ पे हमारा इसोफेगस होता है, और इसका जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर होता है ये बंद होता है, और फिर यहाँ से हमारा जो है स्टमक स्टार्ट होता है। अगर ये हमारा लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो है सही तरह काम नहीं करता, तो हमारे गैस्ट्रिक कंटेंट्स जो होते हैं रिफ्लेक्स बैक कर जाते हैं। जो प्रोकाइनेटिक एजेंट होता है इसका काम ये होता है कि इसने इस जो स्फिंक्टर होता है इसको बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ बंद करके रखना होता है। जो गर्ड के पेशेंट्स होते हैं उनकी ट्रीटमेंट के लिए भी हम प्रोकाइनेटिक एजेंट्स को यूज कर सकते हैं। ये किस तरह करता है ये लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को क्लोज, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अभी हम देखेंगे। उसके बाद एंटीमाइटिक आफ्टर सर्जिकल एनेस्थीसिया। इसके अलावा इसका ना प्रोकाइनेटिक एजेंट जो है ये सिर्फ और सिर्फ पेरिस्टालसिस या फिर न्यूरोपैथी को ट्रीट नहीं करता, बल्कि ये इसका एमिसिस में भी एक्शन होता है, ठीक है। ये एंटी एमेटिक होता है। जिन लोगों को हम एनेस्थीसिया देते हैं, सर्जिकल एनेस्थीसिया, तो एनेस्थीसिया के बाद क्या होता है कि आपका नोजिया हो रहा होता है और वोमिटिंग की कंडीशन होती है, ठीक है। तो उनकी कंडीशन को भी हम लोग जो है कंट्रोल करने के लिए, उनकी एमिसिस को कंट्रोल करने के लिए प्रोकाइनेटिक एजेंट्स यूज कर सकते हैं। उसके बाद एंटीएमेटिक एक्ट करता है फॉर एमिसिस इंड्यूस्ड बाय कैंसर कीमोथेरेपी। कैंसर के पेशेंट्स में भी जो एमिसिस हो रही होती है उनके लिए भी एंटीएमेटिक के तौर पे एक्ट करता है। फिर नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया में भी एक्ट करता है। एंड आफ्टर वेगोटमी, वेगोटमी होती है कि जब वेगस नर्व की सप्लाई जो है कट कर दी जाती है, तो सारे विसरास को जो सप्लाई जा रही थी अब वो सही तरह नहीं होती, तो इसलिए उनकी मूवमेंट जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, जो कि वक्त के साथ साथ जो है थोड़ी बेहतर हो जाती है, डेवलप हो जाती है। लेकिन आफ्टर वेगोटमी के बाद आपको प्रोकाइनेटिक एजेंट की जरूरत होती है ताकि आपकी जो रूटीनली एक्टिविटीज हैं वो परफॉर्म होती रहें, ठीक है। अंटिल जब तक न्यूरोपैथी जो है वो आप लोगों की दोबारा से डेवलप ना कर जाए, जो आपकी नर्व डैमेज आया था वो दोबारा से क्योर ना हो जाए और दोबारा से अपना फंक्शन परफॉर्म करना ना शुरू कर दे, तब तक हमें प्रोकाइनेटिक एजेंट होता है उस पेशेंट के अंदर देना पड़ता है, ठीक है। आफ्टर 10 to 15 डेज पोस्ट सर्जिकल जो होता है वो ठीक हो जाता है, वेगोटमी वाला भी सही हो जाता है, उसके अंदर मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। अब हम देखते हैं कि प्रोकाइनेटिक एजेंट्स में कौन कौन सी दो मेडिसिन आती हैं और उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। सबसे पहले प्रोकाइनेटिक एजेंट्स में दो मेडिसिन आती हैं, एक होती है मीटोक्लोप्रामाइड, ठीक है, ये आप लोगों ने कभी भी नहीं भूलनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह मिप्राजोल इंपॉर्टेंट थी ना, इस तरह मीटोक्लोप्रामाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरी होती है डोमपेरिडोन। जो डोमपेरिडोन है ये थोड़ी सी अच्छी ड्रग है फ्रॉम द मीटोक्लोप्रामाइड, हैं दोनों एक जैसी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी दोनों का सेम है, लेकिन डोमपेरिडोन के साइड इफेक्ट्स थोड़े से हैं कम हैं, इस वजह से ये डोमपेरिडोन जो है वो ज्यादा अच्छी ड्रग कंसीडर की जाती है। इसकी रीजन क्या है, इसके साइड इफेक्ट्स क्यों कम है, उसको हम भी डिस्कस करेंगे। अभी हम इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं। अच्छा, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ मेटोक्लोप्रामाइड, ठीक है। मेटोक्लोप्रामाइड या मेटोक्लोप्रामाइड जो होती है ये क्या करती है, डोपामीन D2 रिसेप्टर एंटेगनिस्ट होते हैं। किस रिसेप्टर के एंटेगनिस्ट होते हैं, D2 रिसेप्टर एंटेगनिस्ट होते हैं। अगर आप लोग देखें तो आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में D2 रिसेप्टर्स जब एक्टिवेट होते हैं, ये मतलब फिजियोलॉजिकल एक्शन है, जब D2 रिसेप्टर एक्टिवेट होंगे तो जो आपके कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स थे वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है, नेचुरली ऐसे होता है। जब आपके GIT के अंदर डोपामीन के रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं तो जो आपके कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स होते हैं वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं। लेकिन मेटोक्लोप्रामाइड जो थी, मीटोक्लोप्रामाइड जो थी, ये एक D2 एंटेगनिस्ट थी। हमने अभी कहा कि ये D2 एंटेगनिस्ट है। जब ये D2 एंटेगनिस्ट है सो ये क्या करेगी, जब ये D2 एंटेगनिस्ट है इसका मतलब D2 का लेवल डिक्रीज करवाएगी, एज अ रिजल्ट कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन इंक्रीज हो जाएगी GIT में। ये बात समझ आई है।
मैं क्या कह रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि मीटोक्लोप्रामाइड जो होती है ये D2 एंटेगनिस्ट होती है, ठीक है। ये देखें, ये D2 एंटेगनिस्ट है। ये क्या करेगी, D2 रिसेप्टर को जाके ब्लॉक करेगी, D2 रिसेप्टर को जाके क्या करेगी, ब्लॉक करेगी। लेकिन नॉर्मल फिजियोलॉजी में ऐसे होता है कि जो हमारे GIT के अंदर D2 रिसेप्टर्स होते हैं, अगर ये एक्टिवेटेड होते हैं तो ये जाके जो कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन होती है उसको जाके इनएक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। सो जब कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन इनएक्टिवेट होगी तो डोपामिन का इफेक्ट ज्यादा आएगा। नॉर्मली ऐसा हो रहा होता है। मीटोक्लोप्रामाइड क्या करती है, D2 रिसेप्टर को जाके ब्लॉक कर देती है। जब D2 रिसेप्टर ब्लॉक होगा तो ये जो कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन डिक्रीज हुई थी इसके एगनिस्ट की वजह से, जब हम इसका एंटेगनिस्ट देंगे तो ये एक्टिवेशन ज्यादा हो जाएगी। और जब कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन ज्यादा होगी तो उसकी वजह से क्या होता है, हमें, आप सबको पता है कि M3 रिसेप्टर जब एक्टिवेट होंगे तो बताएं क्या होगा। ऑब्वियसली मोटिलिटी इंक्रीज होगी आपकी, एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा। एसिटाइलकोलिन जो होगा वो GIT की मोटिलिटी को, स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाएगा। एज अ रिजल्ट मोटिलिटी इंक्रीज होगी। सो इन दिस वे मीटोक्लोप्रामाइड एंड या डोमपेरिडोन जो हैं वो एज एन प्रोकाइनेटिक एजेंट एक्ट करते हैं। ये क्या करते हैं, स्टमक में जो D2 रिसेप्टर्स होते हैं उनको जाके ब्लॉक करते हैं। जब D2 रिसेप्टर्स ब्लॉक होंगे तो जो मस्कुलिनिक स्टिमुलेशन थी, कोलिनर्जिक स्टिमुलेशन थी, वो ज्यादा हो जाएगी। मस्कुलिनिक स्टिमुलेशन ज्यादा होने की वजह से एसिटाइलकोलिन जो होगा वो ज्यादा रिलीज होगा, और ये एसिटाइलकोलिन आपके M3 रिसेप्टर्स को जाके क्या करेगा, स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करवा देगा। एज अ रिजल्ट क्या होगा, स्मूथ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे और GIT की मोटिलिटी प्रमोट हो जाएगी। ये तो इसका काम हो गया एज अ प्रोकाइनेटिक एजेंट, इंक्रीज द मोटिलिटी। लेकिन ये एंटी एमेटिक भी है। कोई मतलब आप में से कोई असेस कर सकता है कि एंटी एमेटिक एक्शन कैसे परफॉर्म करेगी? किस तरह करेगी? अगर आप लोगों को ये वाली डायग्राम याद हो तो आपको मैंने बताया था कि जो CTZ एरिया है, कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन, इसमें D2 रिसेप्टर होते हैं। और ये जो D2 रिसेप्टर्स होते हैं, अगर हम मीटोक्लोप्रामाइड दे रहे हैं तो जो मीटोक्लोप्रामाइड होती है ये इस D2 रिसेप्टर को जाके ब्लॉक कर देती है। जब ये D2 रिसेप्टर भी जाके ब्लॉक हो जाएगा तो क्या होगा, वोमिटिंग सेंटर को सिग्नल नहीं जाएगा और एज अ रिजल्ट एमिसिस जो होगी वो डिक्रीज हो जाएगी। सो मीटोक्लोप्रामाइड के दो फंक्शंस होते हैं, एक इसने एज अ प्रोकाइनेटिक एजेंट एक्ट करना होता है और इंक्रीज द मोटिलिटी ऑफ दिस GIT करवानी होती है। दूसरा इसने क्या करना होता है, ये एज एन एंटी एमेटिक एक्ट करता है, D2 रिसेप्टर को इन द CTZ एरिया में ब्लॉक करता है और यूज होता है एज एन एंटी एमेटिक आफ्टर सर्जिकल एनेस्थीसिया एंड एज एन एंटी एमेटिक for emesis induced by cancer chemotherapy। ये देखें, सो इसका एक सेंट्रल एक्शन है और एक इसका पेरिफेरल एक्शन है। पेरिफेरी में D2 एंटेगनिस्ट क्या करते हैं, क्लोप्रामाइड एंड डोमपेरिडोन। D2 एंटेगनिस्ट क्या करते हैं, ये जाएंगे, ठीक है, D2 रिसेप्टर्स को एंटेगनाइज करेंगे। जब D2 रिसेप्टर एंटेगनाइज हो जाएगा तो GIT के अंदर जो आपकी मस्कुलिनिक स्टिमुलेशन थी वो ज्यादा हो जाएगी। जैसे ही मस्कुलिनिक स्टिमुलेशन ज्यादा होगी तो एसिटाइलकोलिन रिलीज हो जाएगा। एसिटाइलकोलिन रिलीज होने की वजह से क्या होगा, M3 रिसेप्टर्स एक्टिवेट होंगे और M3 रिसेप्टर जाके स्मूथ मसल्स ऑफ द GIT को कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे। एज अ रिजल्ट क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, मोटिलिटी जो होगी वो ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर जब मोटिलिटी ज्यादा हो जाएगी तो ये क्या करेगी कि आफ्टर सर्जरी जो पेरिस्टालसिस वगैरह की मूवमेंट्स नहीं हो रही थी, जब हम प्रोकाइनेटिक एजेंट देंगे तो गैस्ट्रिक एम्प्टिंग जो होगी वो जल्दी हो जाएगी, वो होना स्टार्ट हो जाएगी। सो इट हेल्प्स इन गैस्ट्रिक एम्प्टिंग। इसके अलावा क्या करती है, ये लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर की टोन को मेंटेन रखती है। किस तरह कि आप सबको पता है कि ये अगर आप सपोज करो यहाँ पे लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर था, जब एसिटाइलकोलिन रिलीज होगा तो वो इस इसोफेजियल स्फिंक्टर को जो है वो बंद कर देगा, और जब ये स्फिंक्टर बंद हो जाएगा ऑब्वियसली इसकी भी कॉन्ट्रैक्शन होगी और इसकी स्मूथ मसल्स की भी कॉन्ट्रैक्शन होगी। एज अ रिजल्ट लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो होगा वो टोन अप हो जाएगा, और इसकी टोन अप होने की वजह से जो गर्ड के पेशेंट्स हैं उनका गर्ड भी ट्रीट हो जाएगा प्रोकाइनेटिक एजेंट देने की वजह से, ठीक है। और इसका सेंट्रल एक्शन क्या था कि इसने जाके CTZ में D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करना था
एज अ रिजल्ट वोमिटिंग सेंटर एक्टिवेट नहीं होना था और क्या होना था, वोमिटिंग से हमने प्रिवेंट कर लेना था। अब डोमपेरिडोम और मिटोक्लोप्रामाइड का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जो मिटोक्लोप्रामाइड है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है, लेकिन जो डोमपेरिडोम है ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती। ठीक है, अब आप लोग मुझे ये बताएं सब बच्चे कि क्या कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन के ऊपर ब्लड ब्रेन बैरियर होता है या नहीं होता। हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे एरियाज होते हैं ना जिनके ऊपर ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होता। सो कीमोरिसेप्टर ट्रिगर जोन उन एरियाज में से है जिसके पास ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होता। सो अगर डोमपेरिडोन या मेटोक्लोप्रामाइड दोनों जब आएंगी तो वो इस रिसेप्टर को तो ब्लॉक करेंगी, एंटीएमेटिक इफेक्ट तो प्रोड्यूस करेंगी, लेकिन जो मेट्रोक्लोप्रामाइड होगी वो हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स के अंदर भी एंटर हो जाएगी क्योंकि वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है। लेकिन जो डोमपेरिडोन है वो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती, तो उसकी वजह से हमें जो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस होने वाले साइड इफेक्ट्स थे वो नहीं आएंगे। इसलिए डोमपेरिडोन इज द गुड चॉइस ऑफ ड्रग अगर हमारे पास चॉइसेस में मिटोक्लोप्रामाइड और डोमपेरिडोन हो। ठीक है, क्योंकि दोनों ने सीटीजी तक तो पहुंच जाना है, क्योंकि सीटीजी के ऊपर ब्लड ब्रेन बैरियर होता ही नहीं है। लेकिन डिफरेंस कहाँ आएगा कि हमें ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करने की जरूरत भी नहीं है, लेकिन मिटोक्लोप्रामाइड क्योंकि कर लेती है ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस, तो इसकी वजह से जो हमें साइड इफेक्ट्स आते हैं वो एक्सेसिव साइड इफेक्ट्स आना स्टार्ट हो जाते हैं विच वी डोंट नीड एनी ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉसिंग साइड इफेक्ट्स। इसलिए हमें प्रेफरेंस जो होती है वो हमारी यही होती है कि हम डोमपेरिडोन यूज करें इंस्टेड ऑफ मिटोक्लोप्रामाइड। और जो डोमपेरिडोन है ये अक्सर लोग यूज भी करते होंगे एज एन एंटी एमेटिक। मोटिलियम के नाम से आप लोग मेडिसिन खाते होंगे। ग्रेविनेट और मोटिलियम पाकिस्तान में बहुत ज्यादा खाई जाती है। ग्रेविनेट का मैंने आप लोगों को बता दिया, ये H1 रिसेप्टर ब्लॉकर थी। ठीक है, और जो मोटिलियम है ये क्या करती है, ये डोमपेरिडोन, ये D2 रिसेप्टर एंटागनिस्ट है। So it does not cross the blood-brain barrier. Domperidone is less likely to cause CNS toxicity. अब वो CNS toxicity होती कौन सी है जो मिटोक्लोप्रामाइड ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके करवाती है। सबसे पहले इसका जो निमोनिक है वो है हीप। हीप में H से बनता है हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया, E से बनता है एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स एंड P से बनता है पार्किंसोनिज्म। आप सबको पता है मिटोक्लोप्रामाइड जो है वो D2 एंटागनिस्ट है। ठीक है, सो इट मींस इट इज डिक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ डोपामीन इन योर बॉडी। जब डोपामीन डिक्रीज होता है तो आप सबको पता है, आप सबने पढ़ा होगा अपनी मोटर वाले चैप्टर में पार्किंसन डिजीज का, कि जब न्यूरोमिनर्जिक डोपामीन रिसेप्टर वो जो नर्व्स होती हैं वो डैमेज होती हैं, तो इसकी वजह से जो होती है पार्किंसन की डिजीज हो जाती है। तो बेसिकली जब बॉडी में डोपामीन डिक्रीज होता है इसकी वजह से पार्किंसन लाइक सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो मेटोक्लोप्रामाइड तो यही काम कर रही थी, डोपामीन की डिक्रीज कर रही थी लेवल को। सो मेटोक्लोप्रामाइड की वजह से क्या होता है, ड्रग इंड्यूस पार्किंसोनिज्म जैसे सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा क्योंकि ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर सकती है तो इसकी वजह से एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स भी आते हैं। अभी एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स क्या हैं ये आप लोग अपने CNS में पढ़ेंगे। हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया हो कैसे रहा है, हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया इस तरह हो रहा है कि आप लोगों ने एंडो में, फिजियोलॉजी की एंडो में पढ़ा होगा कि डोपामीन जो होता है वो प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी फैक्टर होता है। ठीक है, अगर डोपामीन रिलीज हो रहा है तो वो प्रोलैक्टिन को रिलीज नहीं होने देता बॉडी के अंदर, ऐसा ही है। सो अगर डोपामीन का लेवल ज्यादा है तो इसका क्या मतलब है, प्रोलैक्टिन का लेवल बॉडी में हमारे कम होगा, फिजियोलॉजी है नॉर्मल। लेकिन हमने तो डोपामीन ब्लॉकर दे दिया, जब डोपामीन ब्लॉकर दिया तो डोपामीन का लेवल बॉडी में कम हो गया। जब डोपामीन का लेवल बॉडी में कम हुआ तो इट मीन्स कि प्रोलैक्टिन का लेवल जो है बॉडी में ज्यादा हो जाएगा। और जब प्रोलैक्टिन का लेवल बॉडी में ज्यादा होगा तो आप सबको पता है कि प्रोलैक्टिन जो होती है वो क्या करती है, प्रोलैक्टिन की वजह से ग्लैक्टोरिया वगैरह हो सकता है। सो इसकी वजह से हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया हो जाएगा पेशेंट की बॉडी के अंदर। सो दीज आर द 3 साइड इफेक्ट्स व्हिच आर ऑफनली आस्क्ड कि मिटोक्लोप्रामाइड जो होती है व्हाई डोमपेरिडोम इज प्रेफर्ड ओवर मिटोक्लोप्रामाइड, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, राइट डाउन द एडवर्स इफेक्ट्स, व्हाट आर द mechanism of action of metoclopramide. So this is a very 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 important question which oftenly asked in your exam. आप लोगों ने इसका निमोनिक याद रखना है, HEP हीप, हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया रीजन मैंने आपको बता दी, E से एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स जो कि आप लोग अपने CNS वाले में
पोर्शन में कवर करेंगे। एंड P से बनता है पार्किंसोनिज्म। पार्किंसोनिज्म इसलिए हो रहा है क्योंकि मेटोक्लोप्रामाइड से डोपामिन का लेवल बॉडी में डिक्रीज होगा, और जब डोपामिन डिक्रीज होती है तो उसकी वजह से पार्किंसन हो जाता है बॉडी में। उसके बाद डोमपेरिडोन जो मोटिलियम अक्सर लोग खाते भी हैं वोमिटिंग को प्रिवेंट करने के लिए, वो मोटिलियम के नाम से आती है। उसके बाद आप लोगों ने मैक्रोलाइड में भी पढ़ा होगा कि एरिथ्रोमाइसिन जो होती है इसका एक साइड इफेक्ट होता है, ये मोटिलिटी को ज्यादा कर देती है जीआईडी की। ठीक है, तो अगर हम इसके साइड इफेक्ट को इसका थेराप्यूटिक यूज समझ के यूज करना शुरू कर दें तो ये भी हमारे लिए इफेक्टिव हो सकती है। तो एरिथ्रोमाइसिन भी कहीं ना कहीं जीआई मोटिलिटी को एक्टिवेट कर रही होती है बाय एक्टिवेटिंग इट्स मोटिलिन रिसेप्टर। सो दिस कैन ऑल्सो बी यूज्ड। आई होप एमएससीज आप लोगों को सबको यहाँ तक क्लियर हो गई होंगी। अगर किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन होगा आप लोग मुझसे इजीली पूछ सकते हैं, इनबॉक्स में पूछ सकते हैं, मुझसे ग्रुप में पूछ सकते हैं। जिसको जो भी कंफ्यूजन होगी आई विल इंशाल्लाह सोल्व देयर कंफ्यूजन। Okay. Next, we are moving towards the next section of this chapter, which are laxatives. Laxatives कौन सी दवाइयां होती हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट कर रही होती हैं। ठीक है, लैक्सेटिव्स ऐसी दवाइयां होती हैं जो बॉडी में कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट करती हैं। इट मींस ये कुछ ऐसी दवाइयां होंगी जो कि आपके बॉडी के अंदर थोड़ी थोड़ी डायरिया की कंडीशन डेवलप करेंगी, ताकि जो फीसिस है वो थोड़ा सॉफ्ट हो या फिर क्या उसमें बल्क प्रोड्यूस हो, और एज अ रिजल्ट उसकी जो है हम रिमूवल कर सके फ्रॉम द बॉडी। ठीक है, इसमें कॉन्स्टिपेशन की जो ड्रग्स हैं उनको लैक्सेटिव्स बोलते हैं, उनको ट्रीट करने के लिए। और इस टेबल को, ये मिनी का टेबल है, ये आप लोगों ने एज इट इज ही याद करना है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एससीक्यू, एज इट इज पूरे का पूरा टेबल आ जाता है। इसमें याद रखने की ट्रिक क्या है, कुछ भी ऐसी नहीं है, आप लोग एक दो बार इसको पढ़ेंगे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। बस आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो बल्क फॉर्मिंग होते हैं, बल्क फॉर्मिंग फाइबर्स वगैरह होते हैं, आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि इस्पगोल आप लोग जिस तरह लेते होंगे उसमें फाइबर्स होते हैं, उससे क्या होता है कॉन्स्टिपेशन नहीं होती। अक्सर लोग रमजान वगैरह में यूज कर रहे होते हैं क्योंकि रोजा रखने की वजह से सारा दिन आप लोग कुछ खाते नहीं है, पानी का इंटेक कम होता है, तो क्या होता है कि पानी की कमी की वजह से कॉन्स्टिपेशन होने का चांस होता है। सो लोग क्या करते हैं, इस्पगोल या फाइबर या फिर आम लेमन टर्म में इसको छिलका कहा जाता है, लोग इसको इंटेक करते हैं ताकि उनको कॉन्स्टिपेशन ना हो। यहाँ पे जो एग्जांपल्स दी हुई हैं इनमें से कोई सी एक या दो एग्जांपल्स आप कर लें, जिस तरह साइलियम है, मिथाइल सेलुलोज, कार्बोफिल। सेलुलोज आपको पता है कि फाइबर होता है। ठीक है, सो बल्क फॉर्मिंग एजेंट्स, इससे क्या होगा कि जब फाइबर आपके स्टमक में जाएगा तो जो आपका फीसिस का कंटेंट होता है उसके साथ जाके बल्क प्रोड्यूस करेगा, और एज अ रिजल्ट क्या होगा, ये मतलब एक्टिवेट करेगा और स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करवाएगा ताकि इजीली जो फीसिस है वो पास आउट हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो स्टूल सॉफ्टनर्स हैं। स्टूल सॉफ्टनर्स अक्सर आप लोग देखते होंगे ये सिरप की फॉर्म में आते हैं। ठीक है, इसमें जो आते हैं डोक्यूसेट, ग्लिसरीन या मिनरल ऑयल। जो घर में देसी औरतें होती हैं ना, वो क्या करती हैं, अपने बच्चों को ग्लिसरीन पिला देती हैं। सो वो भी एक स्टूल सॉफ्टनर ही है, ग्लिसरीन। ठीक है, इसके अलावा मिनरल ऑयल जो होते हैं ये भी जो होते हैं एज ए स्टूल सॉफ्टनर एक्ट करते हैं। इनकी वजह से क्या होता है कि जो आपका स्टूल होता है वो थोड़ा सा, उसके अंदर जो होती है जो वाटर डेफिशिएंसी वगैरह होती है वो कंपनसेट हो जाती है, और एज अ रिजल्ट उसकी पास आउट होने में हेल्प होती है। ऑस्मोटिक एजेंट्स आप सबको पता है, ऑस्मोटिक एजेंट क्या करता है, जिस जगह पे होगा वहां पे सारा का सारा पानी खींच लेगा। हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे ऑस्मोटिक एजेंट्स देते हैं जो कि हमारे स्टमक में जाते हैं। जब वो स्टमक में जाएंगे तो अपनी तरफ सारा पानी खींच लेंगे, जिसकी वजह से जो होगा पानी जो होगा सारे का सारा फीसिस में एडअप हो जाएगा। और अगर फीसिस जो थी वो मतलब जो थी डिहाइड्रेशन वगैरह की वजह से पास आउट होने में मुश्किल हो रही थी, तो इजीली पास आउट हो जाएंगी। ऑस्मोटिक एजेंट की एक एग्जांपल क्या है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड, सोर्बिटोल, लैक्ट्यूलोज, मैग्नीशियम सिट्रेट, सोडियम फॉस्फेट, पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल। ये पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल आप लोगों ने इंटरफेरॉन में भी पढ़ा था। ठीक है, अच्छा, आप लोगों ने देखा होगा कि जब आप लोग बबल गम च्यू करते हैं, किसी को पता है बबल गम जब च्यू करते हैं आपके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। किसी को हुआ है कभी कभी दर्द? बबल गम, ये डिंग डोंग बबल जब खाते हैं, बबल गम आप जब च्यू करते हैं तो उसके अंदर आपको मीठा मीठा भी फ्लेवर आ रहा होता है जब आप च्यू करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वो होता है लैक्ट्यूलोज, और जो लैक्ट्यूलोज होता है वो एक ऑस्मोटिक एजेंट होता है। जब आप बबल गम च्यू करते हैं
सो कुछ टाइम के लिए आपके पेट में थोड़ा थोड़ा दर्द होता है, क्योंकि जब लैक्टुलोज आपके स्टमक में जाता है तो वो सारे का सारा पानी अपनी तरफ जो होता है खींच लेता है। एज अ रिजल्ट क्या होता है, बॉडी के अंदर जो आपका बोल होता है उसमें क्या होता है, थोड़ी सी ब्लोटिंग होना स्टार्ट हो जाती है। अब किसी ने बबल गम च्यू की ना, तो आप लोगों ने ऑब्जर्व जरूर करना है। उसके बाद स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं, ये क्या करते हैं, जीआईटी को जाके इरिटेट करते हैं। जब जीआईटी को जाके इरिटेट करेंगे तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ज्यादा होगी, और जब पेरिस्टालसिस ज्यादा होती है सो जो फीसिस है वो इजीली पास आउट हो सकता है। इसमें जो एग्जांपल है वो है एलोवेरा, आपने सुना होगा, लड़कियां अपने मुंह पे भी लगाती हैं एलोवेरा, ठीक है। और कुछ लोग जो हैं डाइट वगैरह करने के लिए क्या करते हैं, एलोवेरा का सिरप नहीं, हम ड्रिंक बना के पीती हैं, ठीक है, एलोवेरा की। अब जो एलोवेरा है वो क्या करता है, ये स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, सही। लड़कियां क्या करती हैं, लड़कियां अपने डाइट जो है या वेट लॉस के चक्कर में एलोवेरा वगैरह का इंटेक ज्यादा कर रही होती हैं अपनी डाइट में, ताकि ऑब्वियसली उनको ज्यादा कार्बोहाइड्रेट रिच डाइट जो है वो इंटेक ना करनी पड़े। लेकिन इसका एक नुकसान ये हो जाता है कि जो प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, जब उन्होंने अपनी डाइट को कंटिन्यू करते हुए एलोवेरा के ड्रिंक्स पिए, तो एलोवेरा क्योंकि एक स्टिमुलेंट था और स्मूथ मसल स्टिमुलेंट था, इसकी वजह से क्या हुआ, यूट्रस वगैरह की जो थी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुई, और एज अ रिजल्ट उनका मिसकैरेज हो गया, उनका एबॉर्शन हो गया, जो बेबी था वो पास आउट हो गया फ्रॉम द स्मूथ मसल्स ऑफ द सर्विक्स यूट्रस, और इस तरह उस बच्चे की एबॉर्शन हो गई। इसलिए आप लोगों ने ख्याल रखना है कि एलोवेरा जिस तरह एक स्टिमुलेंट है, इसको बहुत एहतियात के साथ यूज करना है। इस तरह सीना जो होता है ये भी एक स्टिमुलेंट है, कस्कारा स्टिमुलेंट है, कैस्टर ऑयल एक बहुत ही हम कह सकते हैं अच्छा स्टिमुलेंट है, लेकिन लोग इसको जो है होमिसाइडल एबॉर्शन के लिए यूज करते हैं। किस तरह, फॉर एग्जांपल किसी को खाने में मिला के कैस्टर ऑयल दे दें, तो उसकी वजह से क्या होगा, कैस्टर ऑयल जब उसकी बॉडी के अंदर जाएगा तो स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवा देगा, जब स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी तो एबॉर्शन होने का चांस इंक्रीज हो जाता है। तो इस तरह की छोटी छोटी बातों का बहुत ख्याल रखना होता है। कैस्टर ऑयल के बारे में ना आप लोग अपनी आई थिंक उसमें भी होगा, फोरेंसिक्स में भी आप लोग पढ़ेंगे। इसके बाद बीजाकोडाइल भी जो होता है ये एक स्टिमुलेंट होता है। फिर आते हैं क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर। क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर क्या होते हैं, ये भी बिल्कुल इस तरह होते हैं कि ये अगर आपका जीआईटी है तो यहाँ पे क्लोराइड चैनल है, क्लोराइड की वजह से ल्यूमिन में क्या होता है, क्लोराइड आता है, क्लोराइड के पीछे पीछे सोडियम आता है, और सोडियम के साथ साथ पानी भी आ जाता है। जब सारा पानी आ जाएगा आपके जीआईटी के अंदर, तो इसके वजह से क्या होगा, जो कॉन्स्टिपेशन हुई थी, फीसेस जो थी कॉन्स्टिपेटेड थी, उनकी वजह से क्या होगा, इतना ज्यादा जब पानी आएगा तो ऑब्वियसली वो इजीली पास आउट हो जाएंगी, थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाएंगी और इजीली पास आउट हो जाएंगी, ठीक है। सो क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर्स, इसमें दो ड्रग्स के नाम आते हैं, ल्यूबिप्रोस्टोन एंड लिनाक्लोटाइड। लास्ट में आप लोगों को पता होगा जो ओपियम होता है, ओपियम का एक प्लांट होता है, ठीक है। ओपियम को लोग जो है एडिक्शन वगैरह के लिए भी यूज करते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं लोग ओपियम के। इसके अलावा जो ओपियम होती है ये एंटीटसिव भी होती है। किस तरह के, ये आपका जो खांसी वाले सिरप होते हैं ना, जब खांसी आपकी बिल्कुल भी किसी चीज से ठीक नहीं हो रही होती तो फिर आप लोगों को ओपियम दी जाती है। ये आप लोगों का सीएनएस का ड्रग है, आप लोग उसमें पढ़ेंगे। इसके अलावा आप लोगों ने फोरेंसिक्स में भी इसको पढ़ना है। लेकिन ओपियम खाने का एक नुकसान ये होता है कि इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। सो अगर हम ओपियम का रिसेप्टर एंटेगनिस्ट दे दें, तो अगर ओपियम का एगनिस्ट जो था वो कॉन्स्टिपेशन करवाया था, तो इसका रिसेप्टर एंटेगनिस्ट जो है वो डायरिया करवा देगा। और कॉन्स्टिपेशन के किसी बंदे के अंदर इट इज नेसेसरी के, मतलब हमारी कोशिश यही होगी कि उसका जो है जो स्टूल है वो सॉफ्ट हो और इजीली जो है पास आउट हो जाए, तो हमें थोड़ी सी डायरिया जैसी कंडीशन चाहिए। इसलिए जो है वो हम ओपियोइड रिसेप्टर एंटेगनिस्ट देते हैं, जो कि बहुत ही अच्छे लेक्सेटिव्स के तौर पे एक्ट करते हैं। इसमें जो नाम आते हैं मिथाइल नेल्ट्रेक्सोन एंड एल्बीमुपेन। मिथाइल नेल्ट्रेक्सोन ये तो बहुत बार आएगा आप लोगों के फोरेंसिक्स में, टॉक्सी में भी आएगा, और आप लोगों ने सीएनएस जब करना है उसमें भी आएगा, तो आप लोगों को इजीली याद हो जाएगा। सो इस पूरे टेबल को आपने एज सच रट्टा ही लगाना है, इसमें कोई लिंक करने वाली बात नहीं थी। हाँ, थोड़ी थोड़ी सेंस आप बना सकते हैं कि स्टिमुलेंट्स हैं तो वो एलोवेरा और सीना, कस्कारा, कैस्टर ऑयल, ठीक है। स्टूल सॉफ्टनर है तो इसका सिरप आता है डोक्यूसेट, ग्लिसरीन स्टूल सॉफ्टनर होती है, मिनरल ऑयल। इसके अलावा बल्क फॉर्मिंग है तो इसमें सेलुलोज आएगा, ठीक है। इसके ऑस्मोटिक एजेंट में लैक्ट्यूलोज आ सकता है। क्लोराइड चैनल में लुबिप्रोस्टोन, लिनाक्लोटाइड,
एंड ओपियोइड रिसेप्टर एंटागनिस्ट में मिथाइल नैलट्रेक्सोन। ठीक है, दीज ऑल और अबाउट द लैक्सेटिव्स। अब हम लोगों ने कजा कुछ दवाइयों की बात कर ली, तो अब हम ऑब्वियसली ऐसी दवाइयों की बात करेंगे। अभी हमने ऐसी दवाइयों की बात की जो कि कॉन्स्टिपेशन को ट्रीट कर रही थी। अब हम ऐसी मेडिसिन की बात करेंगे जो कि डायरिया को ठीक करेंगी। ठीक है, सो जब हम लोगों ने कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना था तो हमने ओपियोइड का एंटेगनिस्ट दिया था। हमने कहा था ना कि ओपियोइड का एगनिस्ट जो था वो डायरिया, वो कॉन्स्टिपेशन करवा देता था। तो अगर हम इसका एंटेगनिस्ट देंगे तो वो कॉन्स्टिपेशन ठीक करवा देगा। इसी तरह ही ओपियोइड का जो एगनिस्ट था वो कॉन्स्टिपेशन करवाता था। एक पर्सन को अगर डायरिया है तो हमारी क्या अप्रोच होगी? हमारी सबसे पहली अप्रोच यही होगी कि उसको कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन की तरफ लेके जाएं, ताकि जितना भी उसके बोल में पानी है वो सारे का सारा जो है वो इजीली एक्सक्रीट आउट हो और उसकी डायरिया की कंडीशन जो है वो कॉम्पनसेट हो सके। तो पहली जो ड्रग हम इसमें यूज करते हैं वो ये होती है कि ओपियोइड एगनिस्ट हमने देनी होती हैं। ये बात हमेशा आप लोगों ने याद रखनी है कि ओपियोइड जो होता है ना, ओपियम प्लांट होता है। पत्ते खाने से ना, आप लोग याद रखना, जो पत्ते होते हैं ना, ओपियम प्लांट होता है एक, उधर से ये हम मेडिसिन निकालते हैं। सो जो लीव्स होते हैं ना, इनको खाने से ना आप लोग याद रखना कि हमेशा कॉन्स्टिपेशन होती है। तो डायरिया को ठीक करने के लिए हमें कॉन्स्टिपेशन करवानी है, तो इसलिए हम ओपियोइड एगनिस्ट देंगे। और जब कॉन्स्टिपेशन को ठीक करना है तो ऑब्वियसली हम इसका रिवर्स देंगे, तो ओपियोइड एंटागनिस्ट देंगे। अब दो नाम है जो कि आप लोगों के फिंगर टिप्स पे होने चाहिए ओपियोइड एगनिस्ट में। पहला नाम होता है डाइफिनॉक्सिलेट और दूसरा नाम है लोपिरामाइड। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि लोग इसको जो है इस मेडिसिन से एडिक्ट हो जाते हैं और लोग क्या करते हैं, इसको जो है नशे के तौर पे यूज करना शुरू कर देते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, डाइफिनॉक्सिलेट के साथ हम लोगों ने एट्रोपिन का कॉम्बिनेशन कर दिया, ताकि क्या हो कि जो डाइफिनॉक्सिलेट से एडिक्शन होती थी इतनी ज्यादा अमाउंट देने से, वो कम हो जाए और थोड़ी सी अमाउंट हम एट्रोपिन की डाल दें ताकि वो बंदा जो है एडिक्ट ना हो। सो ये सेफेस्ट ड्रग है टू यूज इन पेशेंट्स। लेकिन जो लोपिरामाइड है, ये जो है इसके साथ हम किसी भी चीज की कॉम्बिनेशन नहीं करते। एज अ रिजल्ट क्या होता है, लोपिरामाइड जो है वो फिर इसकी वजह से एडिक्शन हो जाती है। ठीक है, तो अक्सर इस बारे में एमसीक्यू आता होता है कि कौन सी ड्रग है जो ओवर द काउंटर आप इजीली अप्रोच कर सकते हैं, या कौन सी ड्रग है जो ओवर द काउंटर आपको नहीं मिल सकती। तो जो ड्रग एडिक्शन नहीं करवाएगी वो ओवर द काउंटर आप लोगों को इजीली मिल जाएगी, विच इज डाइफिनॉक्सिलेट। और जो ड्रग आप लोगों को एडिक्शन करवा देगी वो कभी भी ओवर द काउंटर नहीं मिल सकती, विच इज लोपिरामाइड। तो ये दो एमसीक्यू आप लोगों ने हमेशा अपने जहन में रखने हैं। ओवर द काउंटर का क्या मतलब है? ओवर द काउंटर का मतलब ये होता है कि ऐसी ड्रग जो कि बगैर प्रिस्क्रिप्शन के आप लोग हासिल कर सकते हो। सो डाइफिनॉक्सिलेट क्योंकि ये एडिक्टिव ड्रग नहीं रही अब, तो हम इसको बगैर प्रिस्क्रिप्शन के फार्मेसी से ले सकते हैं, लेकिन लोपिरामाइड हम नहीं ले सकते। इसके बाद ये केओलिन जो है ये एक तरह की क्ले होती है जो देसी लोग होते हैं, मतलब जो टोटके वगैरह यूज करते हैं, वो क्या करते हैं जब डायरिया होता है उसको ठीक करने के लिए केओलिन जो होता है इसको पेक्टिन के साथ मिला के देते हैं। पेक्टिन क्या होता है, एप्पल्स होते हैं, उनका फाइबर होता है, उनके साथ जब मिला के देते हैं तो उन्होंने देखा कि इससे डायरिया ठीक होता था। तो ये भी कभी यूज होती थी, लेकिन आप लोगों ने ओपियोइड एगनिस्ट को ही याद रखना है। अच्छा अच्छा, यूज इसका क्या है कि माइल्ड टू मॉडरेट डायरिया के लिए यूज होती है। और कॉन्ट्राइंडिकेशन इसकी ये है कि ऐसे पेशेंट जिनको ब्लडी डायरिया हो, जिनको डाइसेंट्री हो, हाई फीवर हो और सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी हो, उन पेशेंट्स के अंदर आप कभी भी ओपियोइड एगनिस्ट वाली ड्रग यूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ माइल्ड टू मॉडरेट डायरिया को ट्रीट करेगी। पहले हम लोगों ने मिट्रोनिडाजोल पढ़ी थी जो कि डायरिया को ट्रीट करती थी। अगर हम किसी पेशेंट के अंदर मिट्रोनिडाजोल नहीं दे सकते, या फिर मिट्रोनिडाजोल देने की वजह से उस पेशेंट का डायरिया ठीक नहीं हो रहा, तो हमारी नेक्स्ट अप्रोच जो होती है वो टुवर्ड्स द ओपियोइड एगनिस्ट की तरफ होती है। और आप लोगों में से बहुत सारे घरों में इमोडियम के कैप्सूल खाए जाते होंगे जब पेट खराब होता होगा। तो जो इमोडियम के कैप्सूल हैं ये बेसिकली लोपिरामाइड ही है जो कि आपके डायरिया को ट्रीट करता है। आई होप कि एंटी डायरियल ड्रग्स आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। इसमें से आप लोगों को ये दो नाम आने चाहिए, ये दो नाम भी आप लोगों ने सीएनएस में ही पढ़ने हैं, डाइफिनॉक्सिलेट एंड लोपिरामाइड। लेकिन क्योंकि ये आप लोगों की अब रिक्वायरमेंट है इस चैप्टर की,
और आप लोगों ने CNS अभी नहीं पढ़ना तो आप लोग बेहतर है कि इन नामों को याद ही कर लें। और इमोडियम, किसी के घर में अगर इमोडियम पड़ी हो ना तो आज आप लोगों ने देखना है इमोडियम के कैप्सूल को, इमोडियम के ऊपर लोपिरामाइड लिखा होगा। तो लोपिरामाइड क्या होती है? ओपियोइड एगोनिस्ट है। लेकिन हमारे पाकिस्तान में ये भी ओवर द काउंटर मिल जाती है, कुछ भी मिल जाता है। अच्छा, सो हम लोगों ने कॉन्स्टिपेशन की ड्रग्स देख ली, हम लोगों ने डायरिया की ड्रग्स देख ली। अब हम एक ऐसी ड्रग्स देखेंगे जो कि पेट दर्द की ड्रग्स हैं। और पेट दर्द की वजह से क्या होता है, या तो डायरिया की कंडीशन हो जाती है या फिर कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन हो जाती है। फॉर सपोज, व्हाट इज इरिटेबल बॉल सिंड्रोम? इरिटेबल बॉल सिंड्रोम क्या है? इसको IBS भी कहते हैं। ठीक है, IBS क्या होता है? IBS जो होता है, इसमें क्या होता है, एसोसिएटेड विद द रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। पेट में दर्द होती है, ब्लोटिंग होती है, डिस्टेंशन होती है और क्रैम्प्स पड़ते हैं। मतलब बेसिकली पेट दर्द को कहते हैं IBS। लेकिन इस पेट दर्द के साथ या तो पर्सन को डायरिया होगा या फिर कॉन्स्टिपेशन होगी, या फिर ऐसा हो सकता है कि 2-3 दिन के लिए डायरिया हो, 2-3 दिन के लिए कॉन्स्टिपेशन हो जाए। ठीक है, IBS का मतलब है पेट में दर्द। इरिटेबल बॉल सिंड्रोम, इरिटेबल बॉल सिंड्रोम क्या होता है कि पेट में ब्लोटिंग होती है, पेन होती है, डिस्टेंशन होती है, लेकिन पेट में दर्द के साथ साथ या तो उस पर्सन को क्या होगा, डायरिया होगा, या फिर उस पर्सन को कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ दिनों के लिए उसको डायरिया हो और फिर विच इज फॉलोड बाय कॉन्स्टिपेशन। तो अब ये भी एक पेनफुल कंडीशन है। ऑब्वियसली फीसिस पास आउट नहीं होंगे तो एक अजीब सी आपको अनप्लेजेंट फीलिंग आएगी, और पेट में दर्द इज नॉट अ गुड कंडीशन। सो आप लोगों को इसको भी ट्रीट करना है। तो इसको ट्रीट करने के लिए जो आप लोगों ने ड्रग्स यूज करनी है, वो सबसे पहले तो आप लोगों ने पेट दर्द के क्रैम्प्स को खत्म करने के लिए एंटीस्पैस्मोडिक ड्रग यूज करनी है। और जो एंटीस्पैस्मोडिक ड्रग है जो कि उसको मतलब जो उसके क्रैम्प्स पड़ रहे थे उनको रिलैक्स करेगी, वो होंगी एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स। आप लोगों को पता है कि जो कोलिनर्जिक ड्रग्स थी वो क्या करती थी? सो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स जो थी आर यूज एज एंटीस्पैस्मोडिक टू रिलीव द एब्डोमिनल पेन। तो जो क्रैम्प्स होंगे वो रिलीव हो जाएंगे, ठीक है, मसल्स जो होंगे वो रिलैक्स हो जाएंगे। एज अ रिजल्ट क्या होगा? स्मूथ मसल्स की रिलैक्सेशन होगी। सो कंडीशन जो होगी वो पेट दर्द की ठीक हो जाएगी, क्रैम्पिंग ठीक हो जाएगी, ब्लोटिंग नहीं होगी। सो जो दो ड्रग्स जो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स यूज होती हैं फॉर the sake of IBS are dicyclomine and hyoscyamin। hyoscyamin एट्रोपिन जैसी ही ड्रग होती है, ये आप लोग ANS में पढ़ चुके होंगे। ठीक है, सो आप लोगों ने सबसे पहले तो डायरिया और कॉन्स्टिपेशन तो आप लोग उस पर्सन की बाद में ठीक करेंगे ना, सबसे पहले तो आप उसके क्रैम्प्स को ठीक करेंगे। सो क्रैम्प्स को ठीक करने के लिए उसके स्मूथ मसल को रिलैक्स करना पड़ेगा। और आपको पता है कि जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनमें M3 रिसेप्टर्स होते हैं, तो हम क्या करेंगे, M3 रिसेप्टर ब्लॉक कर दे देंगे। जब M3 रिसेप्टर ब्लॉक कर देंगे तो जो मसल कॉन्ट्रैक्ट थे वो रिलैक्स हो जाएंगे, और जब मसल रिलैक्स हो जाएंगे तो जो पेन की कंडीशन थी वो ठीक हो जाएगी। सो दो ड्रग्स हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स, डाइसाइक्लोमीन एंड हायोसाइमिन। नेक्स्ट, अब क्रैम्प्स तो उसके ठीक हो गए, क्रैम्प्स हमने ठीक कर दिए, लेकिन अब उस पर्सन को हो सकता डायरिया भी हो सकता था और कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती थी, तभी हम उस पर्सन को IBS कहेंगे, इन्फ्लेमेटरी बॉल या फिर इरिटेबल बॉल सिंड्रोम। ठीक है, अकेले क्रैम्प्स को हम इन्फ्लेमेटरी इरिटेबल बॉल सिंड्रोम नहीं कह सकते। अगर उस पर्सन को क्रैम्प्स के साथ साथ डायरिया की कंडीशन है, ठीक है, तो हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के साथ उसको 5-HT3 रिसेप्टर ब्लॉकर देंगे विच इज एलोसिट्रोन। ये एलोसिट्रोन क्या करेगा, उसके डायरिया की कंडीशन को ट्रीट करेगा। नेक्स्ट, एलोसिट्रोन जो होता है ये IBS में ही यूज होता है। जब आप लोग सेरोटोनिन हिस्टामिन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि एलोसिट्रोन का स्पेसिफिक यूज ही अगेंस्ट डायरिया है इन IBS। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे अगर आप लोगों को याद हो तो आप लोगों ने जब कॉन्स्टिपेशन वाली मेडिसिन पढ़ी थी तो उसमें आपने क्लोराइड चैनल एक्टिवेटर्स पढ़े थे, ल्यूबिप्रोस्टोन एंड लिनाक्लोटाइड, जो कि ट्रीट कर रहे थे कॉन्स्टिपेशन को।
सो सेम इज द केस गोज विद द आईबीएस। अगर आईबीएस के साथ क्रैम्प्स के साथ कॉन्स्टिपेशन हो जाती है तो उस पेशेंट के अंदर हम ल्यूबिप्रोस्टोन या फिर लीनाक्लोटाइड यूज करेंगे। दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सेम है, बस लुबिप्रोस्टोन क्या करता है, डायरेक्टली जाके क्लोराइड चैनल्स को एक्टिवेट कर देता है। लीनाक्लोटाइड क्या करता है, सीजीएमपी के थ्रू जाके क्लोराइड चैनल्स को एक्टिवेट करता है। ये बात भी अक्सर पूछ ली जाती है कि लीनाक्लोटाइड जो है इनडायरेक्टली क्लोराइड चैनल्स को एक्टिवेट करता है बाय इंक्रीजिंग द सीजीएमपी लेवल, ठीक है। और ल्यूबिप्रोस्टोन डायरेक्टली जाके क्लोराइड चैनल्स को एक्टिवेट करता है। और क्लोराइड चैनल्स आपको पता है कि जब क्लोराइड चैनल्स एक्टिवेट होंगे तो मैंने आपको पहले भी बताया था, जब क्लोराइड अंदर आएगा ल्यूमिन में तो उसके साथ साथ सोडियम आएगा और सोडियम के साथ साथ वाटर आएगा। जब वाटर आएगा तो क्या होगा, जो आपका बोल होगा उसमें कॉन्स्टिपेशन जो होगी उसको पानी मिल जाएगा और एज अ रिजल्ट जो आपका स्टूल होगा वो सॉफ्ट हो जाएगा और कॉन्स्टिपेशन ट्रीट हो जाएगी। सो ये एमसीक्यूज बहुत 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 बार आता है कि आईबीएस विद डायरिया, एलोसिट्रॉन, आईबीएस विद कॉन्स्टिपेशन, ल्यूबिप्रोस्टोन एंड लीनाक्लोटाइड। आई होप ये आप लोग मिक्स नहीं करेंगे। ये इस बार प्रूफ का एमसीक्यू है। एलोसिट्रॉन जो होता है आईबीएस विद डायरिया को ट्रीट करता है। तो आईबीएस के बारे में आप लोगों ने सिर्फ यही वाली बातें पढ़नी थी। लास्ट हम लोगों का जो डिजीज रह गई है वो रह गई है इन्फ्लेमेटरी बोल डिजीज। ये थी इरिटेबल बोल डिजीज, डिजीज भी नहीं थी, इरिटेबल बोल सिंड्रोम था जो कि पेट दर्द था, ठीक है। लेकिन जो इन्फ्लेमेटरी बोल डिजीज है ये एक ऑटो इम्यून डिजीज है। ये ऑटो इम्यून डिजीज है और आपको पता है ऑटो इम्यून डिजीज में क्या होता है कि आपकी बॉडी के अपने सेल्स ही जो होते हैं आपकी बॉडी के सेल्स को किल करना शुरू कर देते हैं। सो इसको ट्रीट करना इज वेरी नेसेसरी। इसको ट्रीट करने में जो सबसे इंपॉर्टेंट ड्रग है वो है अमाइनो सैलिसिलेट्स, इसको 5-ASA भी कहा जाता है। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। इस चैप्टर में से जब फार्मा का मुश्किल पेपर बनाना हो तो वो जो सवाल उठाते हैं वो आईबीडी में से उठाते हैं। आज से 1 साल पहले जो प्रूफ था उसमें जो SCQ आया था वो आईबीडी में से आया था और कोई बच्चा जीआईटी में आईबीडी को करता ही नहीं था। और जब ये SCQ आया था तो ऑलमोस्ट सब बच्चे जो हैं इस SCQ को छोड़ के आए थे क्योंकि कभी ना कॉलेजेस में किसी ने करवाया था ना ही गाइडलाइंस में बच्चे करते थे और 7 के 7 नंबर का सवाल जो था उनका इस तरह स्किप हो गया था। तो इसलिए फार्मा में आप लोगों ने एज सच जो है जिस चैप्टर में से स्पेसिफिकली एक SCQ आना हो उसको तो कभी भी नहीं छोड़ना, क्योंकि जो इस तरह के चैप्टर होते हैं ना जिस तरह एस्थमा है, जीआईटी है, इनमें से जरूर जरूर SCQ आना ही आना है। और ये पूरी पूरी किताब में एक एक ही चैप्टर है, तो इस तरह के चैप्टर का आपने कुछ भी नहीं छोड़ना। जिस तरह कीमो है ना, तो कीमो में तो इतने ज्यादा चैप्टर्स हैं और इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं तो वो कहीं से भी सवाल उठा सकते हैं। लेकिन जब इस तरह के स्पेसिफिक चैप्टर्स की बात आती है जिसमें लिमिटेड कंटेंट होता है तो वो जो है फिर वो जो है मुश्किल पेपर जब बनाना होता है तो इस तरह के मुश्किल से सवाल दे देते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है। वो कहते हैं कि जो 5-ASA है ना, 5 अमाइनो सैलिक एसिड, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है ना वो अननोन है, लेकिन फिर भी गाइटन की तरह इन्होंने उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थोड़ा बहुत बताया है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स की सिंथेसिस को इनहिबिट करेगा, इसके अलावा इन्फ्लेमेटरी ल्यूकोट्राइन्स को, और इंटरफेयर करेगा विद द प्रोडक्शन ऑफ इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस। तो इनडायरेक्टली ये क्या करता है, बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन की कंडीशन डेवलप कर रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स के साथ जो है पंगे ले रहा है। तो हमारी बॉडी में प्रोस्टाग्लैंडिन्स का बहुत 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 इंपॉर्टेंट काम होता है। ये आप लोग जब प्रोस्टाग्लैंडिन्स का चैप्टर पढ़ोगे तभी आप लोगों को समझ आएगा, ठीक है। सो इस तरह ये जो है ड्रग जो होती है इनहिबिट करती है प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस को बनने नहीं देगी, इन्फ्लेमेटरी ल्यूकोट्राइन्स को, और इंटरफेयर करेगी विद द प्रोडक्शन ऑफ इन्फ्लेमेटरी साइटोकाइंस, ठीक है। इसमें से एक एमसीक्यू आता है कि 5-ASA जो होता है ना, इसका जेनरिक नेम होता है, इसका जो जेनरिक नेम होता है वो होता है मिसेलामीन। अक्सर एमसीक्यू इसके इस नाम से आ जाता होता है कि मिसेलामीन जो होता है इसका फुल नेम क्या है। सो इसका जो असल नाम है वो है 5-ASA, 5 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। और ये रेडिली एब्जॉर्ब हो जाता है फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब हम लोगों ने देखा कि जब हमने इसको स्टमक में दिया, ठीक है, स्टमक में जब हमें
स्टमक से हमने जब इसको दिया तो यहाँ पे थी हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, तो हमने देखा कि ये जो था स्मॉल इंटेस्टाइन में इजीली एब्जॉर्ब हो गया। लेकिन जैसे ही ये 5-ASA की फॉर्म जो थी लार्ज इंटेस्टाइन में गई और वहां जाके इसने एक्शन परफॉर्म करना था, सो जाहिर सी बात है इन्फ्लेमेटरी बोल डिजीज है, सो ये सिर्फ और सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन पे तो अफेक्ट नहीं करेगी, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन, कोलोन, रेक्टम, एनल कैनाल, इन सब के ऊपर भी अफेक्ट कर रही होगी। तो हमें वहां पे भी इस मेडिसिन को पहुंचाने की जरूरत है ताकि हमारी जो है वहां पे भी ड्रग जाए और अपना थेरेप्यूटिक एक्शन परफॉर्म करे। लेकिन जब हम लोगों ने इस ड्रग को इस फॉर्म में मिसेलामीन या फिर 5-ASA की फॉर्म में भेजा बाय ओरल रूट, तो इसने सिर्फ जो स्मॉल इंटेस्टाइन थी उधर जाके अपना एक्शन परफॉर्म किया और वहीं पे जाके एब्जॉर्ब हो गई और लार्ज इंटेस्टाइन में गई ही नहीं, ना ही वहां पे एब्जॉर्ब हुई। ठीक है, ये बन गई हमारे लिए परेशानी की बात। हमने कहा अब हम क्या करें, स्मॉल इंटेस्टाइन के तो हमने इन्फ्लेमेटरी बोल डिजीज को ट्रीट कर दिया, लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फ्लेमेटरी बोल डिजीज है इसको हम कैसे ठीक करें। फिर हम लोगों ने एक तरकीब सोची। आप लोगों को याद है जिस तरह हमने एम्फोटेरिसिन बी के अंदर बी के ऊपर हमने फॉर्मुलेशंस कर दी थी, उसके ऊपर कोटिंग चढ़ा दी थी ऐसे कि वो नेफ्रोटॉक्सिक ना रहे, इसी तरह ही हमने क्या किया, AS5-ASA की फॉर्मुलेशंस बना ली। ठीक है, वो फॉर्मुलेशन हमने इस तरह बनाई, हमने उसके ऊपर एजो ग्रुप, एजो बॉन्ड हमने उसके अंदर बना दिया और एजो बॉन्ड की कोटिंग कर दी उस ड्रग के ऊपर। अब ये जो एजो बॉन्ड था जब ये स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन थी, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्योंकि एजोडिडक्टेज एंजाइम नहीं था तो ये फॉर्मुलेशन जो थी एज इट इज इस फॉर्म में स्मॉल इंटेस्टाइन में रही। स्मॉल इंटेस्टाइन ने इसको लार्ज इंटेस्टाइन में भेज दिया। जब ये एजोफॉर्म्स इसकी लार्ज इंटेस्टाइन में गई तो लार्ज इंटेस्टाइन में जाके एजोरिडक्टेज एंजाइम कोलोन में प्रेजेंट था, वहां पे जाके ये जो है एजो बॉन्ड इनका टूटा। जब एजो बॉन्ड टूटा तो इसमें से 5-ASA ड्रग निकली और उसने जाके कोलोन में अपना एक्शन परफॉर्म कर दिया। इसलिए हमें 5-ASA की बहुत सारी फॉर्मुलेशंस बनानी पड़ी जो कि डिफरेंट साइट्स पे जाएं और डिफरेंट साइट्स पे जाके एब्जॉर्ब हों और अपना एक्शन परफॉर्म करें। ठीक है, तो इसका MCQ ये आप लोगों ने याद रखना है, 5-ASA मिसेलामीन, और ये जो ये 5-ASA फॉर्म है ये सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होती है, कोलोन वगैरह में लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं होती। नेक्स्ट, लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब करवाने के लिए हमने क्या किया, इसको एजो स्ट्रक्चर से हम लोगों ने कोट कर दिया। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, जो एजो स्ट्रक्चर इज पोरली एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब जो ये जो एजो स्ट्रक्चर था ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब नहीं हो सकता था, स्मॉल इंटेस्टाइन ने इसे अनअब्जॉर्ब कोलोन में भेज दिया। कोलोन में हमारे पास एंजाइम था एजोरिडक्टेज एंजाइम। इस एजोरिडक्टेज एंजाइम ने क्या किया, इस एजो बॉन्ड को, ये जो एजो बॉन्ड था, कोवलेंट बॉन्ड था, इसको तोड़ा। एज अ रिजल्ट इसमें से 5-ASA बाहर आई और ये 5-ASA जाके फिर लार्ज इंटेस्टाइन की भी IBD को ट्रीट कर दिया। इस तरह हम लोगों ने स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, एनल कैनाल, एनस, रेक्टम, इन सब में ट्रीट किया IBD को बाय इट्स डिफरेंट फॉर्मुलेशंस। अब जो एजो कंपाउंड्स हैं उसमें जो इसकी हमने फॉर्मुलेशन बनाई उसमें थी बेलसालाजाइड, ओलसेलाजीन एंड सल्फासेलाजीन। ठीक है, ये सल्फासेलाजीन वही वाली है जो आप लोगों ने सल्फोनामाइड वाले में पढ़ी थी। ठीक है, और इसकी वजह से सल्फोनामाइड टॉक्सिसिटी भी हो जाती है, ये वही वाली ड्रग है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी 5 फॉर्मुलेशन का SCQ आ गया था पिछले साल प्रोफ में, और दुनिया का कोई इंसान नहीं था जिसको सही तरह आता था, क्योंकि किसी बच्चे ने कभी तवज्जो ही नहीं दी थी इस डायग्राम को देखने की। और एग्जामिनर ने क्या किया, एग्जामिनर ने कहा कि 5 फॉर्मुलेशन के नाम लिखो अलोंग विद द, नहीं, ड्रॉ करें 5 फॉर्मुलेशन अलोंग विद देयर रूट ऑफ एब्जॉर्प्शन। ठीक है, अब जिसको ये डायग्राम आती थी उसको वो SCQ आता था, लेकिन जिसको ये डायग्राम नहीं आती थी उसको वो SCQ नहीं आता था। अगर आप लोग देखें तो ये आप लोगों उन्होंने फॉर्मुलेशंस के नाम लिखे हुए हैं, पेंटेसा, एसाकोल्ड, लिएल्डा, सल्फासेलाजीन, बेलसेलाजाइड, रोवेसा एंड केनेसा। अगर आप लोग देखो तो ये जो है 5-ASA पेंटेसा के जो कैप्सूल्स हैं ये स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब हो रहे हैं। ठीक है, सो हमने कहा था 5-ASA जो होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद जो इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन के भी जेजिनम से एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है,
उसके बाद जो इसकी सेकंड फॉर्म थी जो कि पीएच डिपेंडेंट थी, वो थी एसाकोल एंड लियल्डा। सो ये वाली जो फॉर्म थी ये हाइलियम से एब्जॉर्ब होना स्टार्ट हुई। उसके बाद नेक्स्ट इसकी जो थर्ड फॉर्मुलेशन थी वो थी सल्फासेलाजीन, और सल्फासेलाजीन हमने बताया था एजो कंपाउंड है, और एजो कंपाउंड क्या था, उसमें एजो बॉन्ड था जिसका एंजाइम जो था स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट नहीं था। हमने 5 को कोट कर दिया था एजो कंपाउंड के साथ, जो कि जब कोलोन में एंटर हुआ तो उस जो एजो रिडक्टेज एंजाइम था उसकी वजह से इसकी कोटिंग ब्रेक डाउन हुई और इसके अंदर से 5 AS से जो है वो निकल आया बाहर। ठीक है, सो आप लोग देखो कि यहाँ से कोलोन का, यहाँ से लार्ज इंटेस्टाइन का एरिया स्टार्ट हो गया है, तो प्रोक्सिमल पार्ट ऑफ दी कोलोन में सल्फासेलाजीन एब्जॉर्ब होती है, और बेलसेलाजीन जो है वो भी प्रोक्सिमल पार्ट में ही एब्जॉर्ब होती है। फिर जो रेक्टम है उसमें जो है एनीमा के लिए जो यूज करते हैं रवासा यूज करते हैं, और सपोजिटरी 5 AS से जो होता है वो कैनेसा की फॉर्म में होता है। सो दीज आर द 4 to 5 फॉर्मुलेशंस ऑफ मिसेलामीन। सो क्वेश्चन इसी तरह ही आता है कि डिफरेंट इसकी फॉर्मुलेशंस के बारे में बताएं और इनके रूट ऑफ एब्जॉर्प्शन जो है वो बताएं कि किधर किधर से किस किस एरिया से कौन कौन सी ड्रग जो है एब्जॉर्ब हो रही है। आई होप आप लोगों को ये याद हो गए होंगे, थोड़े यूनिक से नेम है, पेंटेसा, लियर्डा, सल्फासेलाजीन, बेलसेलाजीन, रोवेसा एंड कैनेसा। उसके बाद ये कभी ऐसा एससीक्यू में नहीं आया, लेकिन अगर ये डायग्राम एससीक्यू में आ सकती है तो कोई पता नहीं एग्जामिनर का, वो ये भी दे सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इजी है, ये बेसिकली थेराप्यूटिक पिरामिड है, एज इट इज आपको पिरामिड बनाना आना चाहिए, और ये ट्रीटमेंट का पिरामिड है। अगर किसी को आईबीडी माइल्ड फॉर्म में होती है, मतलब माइल्ड आईबीडी डिजीज है, तो आप क्या करोगे, आप उसको 5 AS से दोगे, साथ में एंटीबायोटिक्स दोगे और साथ में स्टीरॉइड्स दोगे। जो स्टीरॉइड्स है ना, ये ब्यूडिसोनाइड एंड टॉपिकल कोर्टिकोस्टीरॉइड, ये दोनों स्टीरॉइड हैं, ये आप लोग एंडो में अपने चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, सो आप लोगों ने इनिशियल ट्रीटमेंट, अगर किसी पर्सन को आईबीडी माइल्ड फॉर्म में है तो इनिशियल ट्रीटमेंट के तौर पे आप उस पर्सन को क्या दे सकते हैं, 5 AS से देंगे विच इज नेसेसरी, ये तो देनी ही देनी है, साथ में आप एंटीबायोटिक देंगे और साथ में आप उसको कोर्टिकोस्टीरॉइड देंगे। सही है, जिसकी वजह से ये रिस्पॉन्सिव होगी थेरेपी। नेक्स्ट, अगर उस पर्सन को मॉडरेट है, अब मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि ये जो आईबीडी डिजीज है ये ऑटो इम्यून डिजीज है। ठीक है, सो आप लोग क्या कर सकते हैं इसमें, आपने हम लोगों ने कल एंटी कैंसर वाले ड्रग्स पढ़े थे, एंटी कैंसर वाले ड्रग्स में हम लोगों ने मेथोट्रेक्सेट पढ़ा था। ठीक है, और हम लोगों ने एजाथायोप्रीन या फिर 6-mercaptopurine पढ़ी थी। सो ये वाली जो ड्रग्स हैं ये भी यूजफुल होती हैं आईबीडी में, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि आईबीडी में क्या होता है, ऑटो इम्यून डिजीज है, तो आपके बॉडी के अपने सेल जो होते हैं वो किल हो रहे होते हैं। सो हम लोगों ने इस तरह के कोई भी कंडीशन जो होती है उसको प्रिवेंट करना होता है ताकि हमारे बॉडी के जो अपने सेल्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहें, तो मेथोट्रेक्सेट यूजफुल होती है। ठीक है, एजोथायोप्रीन, 6-mercaptopurine, उसके बाद कोर्टिकोस्टीरॉइड्स विच इज अ स्टीरॉइड यूज होती है। उसके बाद टीएनएफ एंटेगनिस्ट, टीएनएफ एंटेगनिस्ट जो होते हैं ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर एंटेगनिस्ट, ये भी जो होती है इम्यूनिटी को वीक करने के लिए जो होती है वो ड्रग होती है। ये भी आप लोग जब आप लोग डिमार्ड्स पढ़ेंगे उसमें शायद पढ़ेंगे। ठीक है, अभी आप लोगों ने सिर्फ इनको रट्टा लगाना है। बेसिकली आप लोगों ने हर स्टेप में एक एक स्टीरॉइड जरूर ऐड करना है। उसके बाद अगर किसी को स्वीयर डिजीज हो जाती है, स्वीयर डिजीज हो जाएगी तो आप लोगों ने कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज है, तो आप ऐसी दवाइयां देंगे, ऐसी ड्रग्स प्रेस्क्राइब करेंगे जो कि उसकी इम्यूनिटी को वीक करें, क्योंकि अगर इम्यूनिटी वीक होगी तो ना व्हाइट ब्लड सेल्स होंगे और ना ही जाके आपकी बॉडी के सेल्स को डिस्ट्रॉय करेंगे। तो बेस्ट ट्रीटमेंट सीवियर इन्फेक्शन में क्या होगा कि आप ऐसी मेडिसिन दें जो कि उसकी इम्यूनिटी को वीक कर दें। सो नेडालिजुमैब, एमसाइक्लोस्पोरिन, टीएनएफ एंटागनिस्ट, ये जो होती हैं ये इम्यूनिटी को वीक करने वाली मेडिसिन होती हैं। साथ में हम उसको कोर्टिकोस्टीरॉइड का इंजेक्शन लगाएंगे, उसके साथ हम सर्जरी भी कर सकते हैं जिस एरिया में उसको आईबीडी डिजीज है। और ये जो इसका रिस्पॉन्स आता है वो रिफ्रैक्टरी रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, सो दिस इज द पिरामिड। माइल्ड होगी डिजीज तो क्या ट्रीटमेंट देना है, मॉडरेट होगी डिजीज तो क्या ट्रीटमेंट देना है, स्वीयर होगी डिजीज तो क्या ट्रीटमेंट देना है, और ये आप लोगों को एज सच ड्रॉ करना भी आना चाहिए इसी फॉर्म में। सो दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर।
कुछ एमसीक्यूज हैं। एमसीक्यूज क्या हैं कि जो कि बिल्कुल भी कभी नहीं आए, कभी नहीं पूछे जाते, लेकिन फॉर द सेक ऑफ फॉर द सेफ साइड आपको आने चाहिए। टीचर्स का कुछ पता नहीं होता, एमसीक्यूज भी आ सकता है इनमें से, क्योंकि ये चैप्टर इतना सही है और इस पूरे चैप्टर में से आधा एमसीक्यू आ जाता है। अच्छा, अब क्या है एबनॉर्मेलिटी ऑफ फैट एब्जॉर्प्शन। अब कुछ लोगों में क्या होता है कि पैंक्रियाटिक एंजाइम जो होते हैं वो रिलीज नहीं हो रहे होते हैं, उनके पैंक्रियाज में कोई मसला होता है, ठीक है। तो आपको पता है पैंक्रियाटिक एंजाइम की वजह से जो आपकी फैट की एब्जॉर्प्शन होनी होती है, तो जिन लोगों में ऐसा कोई मसला हो तो हम जो है सिंथेटिकली प्रिपेयर करके उनके अंदर पैंक्रियाटिक एंजाइम जो है एज ए फॉर्म ऑफ ड्रग इंट्रोड्यूस करवाते हैं, और इसको कहते हैं पैंक्रीलाइपेज या फिर पैंक्रीटिन, ठीक है। सो आप लोगों को एमसीक्यू आ सकता है कि किसी को एबनॉर्मेलिटी ऑफ द फैट एब्जॉर्प्शन है, तो उसको ट्रीट करने के लिए हम कौन सी ड्रग देंगे, पैंक्रीलाइपेज विच इज एन एंजाइम, पैंक्रियाटिक एंजाइम, एंड पैंक्रीटिन। ये पैंक्रीटिन और ये पैंक्रियाटिक जो लाइपेज है, ये बेसिकली हम लोग ह्यूमंस का यूज नहीं करते बल्कि पिग्स वगैरह से लेते हैं, ठीक है, और फिर ह्यूमंस में इंजेक्ट कर देते हैं ताकि फैट एब्जॉर्प्शन हो सके। उसके बाद जिन लोगों को गाल स्टोन्स हो जाते हैं, गॉल ब्लैडर में आप लोगों को पता है ना कि गॉल स्टोन्स हो जाते हैं, ठीक है, गॉल स्टोन्स की को अगर आप लोगों ने इनहिबिट करना है तो आप उसमें जो ड्रग देते हैं वो है यूरसोडायोल, ठीक है। उसके बाद किसी किसी को वेरिसियल हेमरेजेस हो जाते हैं। वेरिसियल हेमरेजेस ये होते हैं कि ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आप बीटा ब्लॉकर्स यूज कर सकते हैं जिसमें प्रोपेनोलोल है, या फिर ऑक्ट्रियोटाइड यूज कर सकते हैं विच इज अ ड्रग, आप लोग एंडो में पढ़ेंगे। So this is all about the disorders of GIT and the drugs used in these disorders we have just discussed. These are the important SCQs. I hope आप लोग ये सब देख लेंगे। This is the end of our class. किसी को कोई ambiguity हो, कुछ समझ ना आ रही हो तो आप लोग मुझसे easily पूछ सकते हैं। I hope आप लोगों को सब अच्छे से समझ आ गया होगा। Okay. So we end the class here. Okay. Allah Hafiz.